कितने मार्जिन्स पे काम करना चाहते हैं, क्या एस्पिरेशन रखते हैं। 35% मार्केट ही केवल ऑर्गेनाइज हो पाई है, 65% का स्कोप बाकी है। मार्केट कैप्चर करने की स्ट्रैटेजी में क्या मिस कर रहे हैं कि इतनी अनऑर्गेनाइज रह गया। फुटवेयर रिटेल में कस्टमर एक्सपीरियंस के अंदर डिफरेंशिएशन के लिए आपकी क्या फिलॉसफी है कि कैसे मैं डिफरेंशिएट करूं। टोटल SKU कितने हैं, कितने तरह के जूते बना रहे हैं इस समय। इंडियन शू इंडस्ट्री के अंदर जो ऑनलाइन मार्केट है टू द टोटल सेल्स इस समय 15% पहुंच चुका है। क्या लग रहा है कि ऑनलाइन ट्रेंड कितना इवॉल्व होगा और ये कहां तक पहुंचेगा। डिस्ट्रीब्यूटर को आप स्कीम्स देते होगे और वो स्कीम्स वो उसको बोलते होगे तू पास ऑन कर रिटेलर को, पर कई बार डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर की स्कीम खुद ही खा जाता है। बाटा जो है 12 दिन के अंदर पूरा कैश कन्वर्जन साइकिल पूरा कर रहा है। जब मैं रेड टेप को देख रहा हूँ तो रेड टेप थोड़ा टाइम ले रहा है, वो 21 दिन लगा है, पर लिबर्टी को 63 दिन तक लग रहा है। ये डिफरेंस कहाँ से आता है और इससे आपके कैश फ्लो पे भी इम्पैक्ट आता होगा। एस्पिरेशनल अफोर्डेबल बनाने के लिए असेंबली लाइन कैसे काम करती है, कितने स्टेप्स होते हैं जूता बनने में। एक टाइम था जब हम 2 जोड़ी जूतों में सारी पार्टी, सारे फंक्शन, सारे टूर, सारे टूर्नामेंट, सारी जॉगिंग, सारी एक्सरसाइज सब कुछ अटेंड कर लेते थे, स्कूल भी हो जाते थे क्योंकि तब उतनी वैल्यू थी। लेकिन आज जूते एक प्रोटेक्शन के लिए नहीं, परसेप्शन के लिए चाहिए। जमाना बदल गया है। आज स्कूल के लिए अलग, पार्टी के लिए अलग, प्लेग्राउंड के लिए अलग। आज सैंडल, स्नीकर, बूट्स, लोफर सब अलग चाहिए। इस माइंडसेट को बदला है मार्केट के ट्रेंड ने। आज उस मार्केट के ट्रेंड को समझेंगे। जूते पहने तो पैरों में जाते हैं, लेकिन उसका धंधा दिमाग से चलता है। वेलकम बैक टू द शो, द बड़ा बिजनेस पॉडकास्ट। एक ऐसा पॉडकास्ट जहां पे आप आज MBA करेंगे, लगभग MBA करने का प्रयास करेंगे। जूते की मैन्युफैक्चरिंग, जूते के बिजनेस, जूते के रिटेल बिजनेस, इसको कैसे बिल्ड किया जाता है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, इन्होंने भी बिजनेस में हमेशा स्मार्ट स्टेप्स लिए हैं। मार्केट के चैलेंजेस में स्लिप ना हो जाए और इनके स्मार्टनेस का रिजल्ट इनके नंबर्स में दिखता भी है। 550 से ज्यादा स्टोर है, 6500 मल्टी ब्रांड आउटलेट में पहुंच चुके हैं। सो टू शाइन ब्राइट यू नीड टू स्टिच स्ट्रैटेजीज राइट। इन्होंने इस मंत्र को समझा। स्वागत करते हैं आज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो लिबर्टी शूज को चला रहे हैं, श्री अनुपम बंसल जी का। स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, प्लेजर टू बी विद यू। और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके एंड करनाल की पुरानी यादें ताज़ा करके एंड सच अ great learned person and pleasure to be sitting with you and having this conversation. थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। अनुपम जी, आज मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आज आप हमारे को आपका लेगेसी ब्रांड सालों साल से चल रहा है। आप और हम तब जन्म भी नहीं लिए थे जिस समय लिबर्टी की शुरुआत हो चुकी थी करनाल से। आज उस बिजनेस के जिसके जो आपके खून में है, उससे हम कोशिश करेंगे हमारे व्यूअर्स को बहुत सारी बिजनेस लर्निंग्स देने का। पहला सवाल जो मेरा है वो है बेसिकली एक थोड़ा ग्लोबल वर्सेस इंडियन पर्सपेक्टिव को लेना चाहता हूँ। मैक्रो सवाल ले रहा हूँ आपसे पहला, कि आज भारत चाइना के बाद सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है। उसके बावजूद नाइकी, एडिडास, प्यूमा, स्केचर्स, इन्होंने तो ग्लोबल ब्रांड अपने आप को बनाया है भारत से। हम किसी एक ब्रांड की बात नहीं कर रहे, लेकिन भारतीय बहुत सारे ब्रांड्स हैं, हम 50 से ज़्यादा ब्रांड है जो काम कर रहे हैं। ये ब्रांड्स मैक्रो एनवायरनमेंट को समझने के लिए पूछना चाहता हूँ, ग्लोबल रिकग्निशन क्यों नहीं पा पाए अभी तक। आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि डीप रूटेड सवाल है तो मैं थोड़ा सा लंबा आंसर दूंगा, थोड़ा सा यूल हैव टू बी पेशेंट। तो लिबर्टी ने, अगर आप देखिए, शुरुआत की थी 1954 के अंदर, एक जैसे कहते हैं ना, एक शू शॉप से, जहाँ पर हम कस्टमाइज शूज़ बनाते थे, जो कि आज आप कहोगे कि बहुत प्रीमियम चीज़ है। पहले कोई कस्टमाइज शूज़ बन सकते थे जहाँ पर एक आदमी आता था उसका पैर के हिसाब से। एंड लिबर्टी एक्चुअली स्टार्टेड विद 100% एक्सपोर्ट यूनिट। हम शॉप बनाते थे और क्योंकि सपने बड़े थे तो हमने पूरा एक्सपोर्ट करते थे। एंड आई थिंक टिल 82 हम सिर्फ एक्सपोर्ट में काम करते थे। एंड द एंडेवर वॉज कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो वर्ल्ड में है, क्योंकि एक्सपोर्ट थे तो ट्रैवल बहुत था, एक्सपोजर बहुत ज़्यादा था, और इंडिया के अंदर जो शू मैन्युफैक्चरिंग थी स्मॉल सेल के लिए एकदम रिजर्व थी। इंडिया के अंदर जो आपने 2 बोला, तब एक जूता भी नहीं होता था। और आप सुन के बहुत हैरान होंगे, आज भी जो पर पर्सन शू कंजम्पशन इंडिया के अंदर है सिर्फ 1.6 है। आज भी एवरेजली इंडियन 2 जूते अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो जूता एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक बिलो द लाइन जिसको कहते हैं ना, इसके ऊपर स्पेंड नहीं होता था। इसीलिए अपैरल और फुटवेयर के अंदर भी हम जब कंपैरिजन करते थे, लोग कपड़े ज़्यादा पहनते थे, यार जूते कोई भी पहन लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। आई एम हैप्पी टू से कि जो ट्रांजिशन करने में जो हमने एफर्ट की कि जहाँ पर फुटवेयर को
रेलेवेंट बनाया गया। आज लोग कई बार जूता पहले खरीदते हैं और फिर कहते हैं चलो इसके साथ सूट कौन सा पहनना है, कपड़े, जो कि पहले नहीं था। एक जूता बेचने में भी हमारे लिए बहुत कठिनाई होती थी, और जो एवरेज सेलिंग प्राइस थी शू की इंडिया के अंदर वो बहुत कम थी, बिकॉज इंडिया बहुत प्राइस सेंसिटिव मार्केट थी कि चलो जूते तो है घर के बाहर ही उतारने हैं, जूते को कौन देखता है। इट्स ओनली ब्रांड्स लाइक अस जिन्होंने ये ट्रेंड चालू किया। वापस से मैं लेके आता हूँ कि जब हमने फुटवेयर लॉन्च किया इंडिया के अंदर 82 के अंदर डोमेस्टिक मार्केट में, हम 82 से पहले प्योरली एक्सपोर्ट में थे, तो हमारा जूता सबसे हाई क्वालिटी फुटवेयर इन इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कॉन्टेक्स्ट था। और आपको सुन के बहुत हैरानगी होगी कि जब हम 80s और 90s की बात करें, 90s की बात भी मैं कहूँ कि ऑलमोस्ट 2000 तक, जो लिबर्टी शूज़ थे कंपेयर टू ऑल दीज रेलेवेंट ब्रांड जिनका आपने नाम लिया, उन सबसे बराबर या उनसे महंगे बिकते थे, बिकॉज आवर कंफर्ट, ड्यूरेबिलिटी, टेक्नोलॉजी वॉज मच एनहेंस्ड, नॉट प्रॉबेबली इन द वर्ल्ड स्टैंडर्ड बट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। इंडिया को ये थर्ड ग्रेड कंट्री मानते थे, तो नॉट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। और इंडिया के अंदर अगर आप जैसे कस्टमर भी जो बहुत अवेयर थे, शॉप्स पे जाते थे तो कहते थे यार रिबॉक और रेडास की जगह चलो लिबर्टी लेते हैं, दिस इज मच मोर कंफर्टेबल, देख के और पहन के और पकड़ के पता लगता था। सो आई वुड नॉट से कि वो विजन पहले नहीं थी। इन 2000 या हम 90s की बात करें, सो लिबर्टी केप्ट ऑन गोइंग एंड इकॉनमी ओपन अप। आपको ही पता है कि ग्लोबलाइजेशन हुई मनमोहन जी के टाइम पर, एंड all foreign brands were allowed to enter. और आप 90s में अपना आईपीओ भी ले आए थे। Correct. So in 96 we got listed, and in fact our issue was oversubscribed by 42 times, which was very unheard of that time, and we came with a प्रीमियम ऑफ 89 और 99 रुपीज़ के अंदर हमने शेयर अपना लॉन्च किया था, फेस वैल्यू ऑफ 10 रुपीज़। हाउ लवली। लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात बोली, 1.16, यानी कि एक आदमी आज 2 जोड़ी जूता भी नहीं खरीदता है, और मार्केट ही बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है। अभी भी मैं देख रहा हूँ 35% मार्केट ही केवल ऑर्गेनाइज हो पाई है, 65% का स्कोप बाकी है। जबकि आज ब्रांड्स देखें तो रिलैक्सो होगा, बाटा होगा, रेड टेप होगा, लिबर्टी होगा, हश पपीज होगा, वुडलैंड होगा, ली कूपर, एलन सोली, मेट्रो शूज़, खादिम, जूडियो भी आजकल लेकर के आ गया है। जब 50 से ज़्यादा ब्रांड मिलकर के 50% भी मार्केट को जिसे बोलते हैं कि रेगुलेट नहीं कर पाए या ऑर्गेनाइज मार्केट नहीं बना पाए। इंडिया में शूज़ तो बहुत बन रहा है, बाहर से भी आ रहा है, पर मार्केट कैप्चर करने की स्ट्रैटेजी में क्या मिस कर रहे हैं कि इतनी अनऑर्गेनाइज रह गया? सो रिसेंटली आपने देखा बहुत बड़ा जीएसटी रिफॉर्म आया। अगर आप देखे जाए तो आपको जो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, शू इंडस्ट्री वाज रिजर्व फॉर स्मॉल स्केल, कॉटेज इंडस्ट्री, बड़ी फैक्ट्रीज अलाउड ही नहीं थी। अगर आप बात करें कि 2000 के अंदर हमने भी अपने आप को रिवैम्प किया, बिकॉज हमारी भी मल्टीपल फर्म्स थी। जब हम ग्रो करने लगते थे, क्योंकि दे वर रिजर्व फॉर स्मॉल स्केल, हम ग्रो ही नहीं कर सकते थे। सो नाउ वी हैव कंसोलिडेटेड द बिजनेस एंड द रूट मैप हैज स्टार्टेड इवॉल्विंग। तो जो आपने कहा कि जीएसटी, अगर आप देखें कि ब्रांडेड, पहले अगर आप देखें तो टैक्स सिर्फ ब्रांडेड सेगमेंट पे था, तो ऑटोमेटिकली 25 से 30% ब्रांडेड शू महंगे हो जाते थे, नॉट बिकॉज ब्रांड वाज चार्जिंग प्रीमियम, क्योंकि जीएसटी था, बिकॉज जीएसटी था या एक्साइज ड्यूटी थी, और अब 5% हो गया है। अब 5% हो गया है। तो आज मेरा कहने का मतलब है कि जो अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड के अंदर जो प्राइस पैरिटी है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई, जबकि ब्रांड को चलाना आपको ही पता है रिलेटिवली ज्यादा महंगा है कंपेयर टू अनऑर्गेनाइज्ड। लेकिन हमारे लिए फिर भी 5-10% महंगा होना वाजिब है। लेकिन अगर कस्टमर को 40-50% की पैरिटी दिखे, और जो रिटेल नेटवर्क जो भी अनऑर्गेनाइज्ड है, जहां पर अगर हम ईबीओज की बात नहीं करें, अगर आप बात करो भारत बूट हाउस, जनता बूट हाउस, आई एम जस्ट सेइंग द नेम्स जनरली, वहां पर वो कहता है यार मेरा जूता इसके अंदर मेरे को 40% मार दे, मैं 10% ब्रांड से सस्ता दूंगा और ज्यादा पैसा कमाऊंगा। भारत बूट हाउस करनाल में हुआ करता था। नहीं, मैंने तो सिर्फ भारत बूट हाउस, जनता बूट हाउस एक जेनरिक नाम लिए कि जो एक शू शॉप्स है, बिकॉज कस्टमर इंटरफेस करता है एक नॉर्मल शू शॉप पर, जहां पर आज भी जो कस्टमर है वो सेल्समैन या मैनेजर से कहता है तू बता यार क्या लेटेस्ट स्टाइल है, तू बता तेरी गारंटी किस में है, जबकि वो आपसे बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, आपसे बहुत ज़्यादा स्टाइल कॉन्शियस नहीं है। दैट कंज्यूमरिज्म स्टिल इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट comes from a salesman, comes from a manager, so he is a very big opinion maker। वो बोलता है यार ये जूता लेके जाओ, और वो जिस पे अपनी हाथ रख देता है, थोड़ी देर बाद बहुत कम कस्टमर्स हैं जो कहते हैं नहीं मेरे को लिबर्टी का जूता चाहिए, मैं लिबर्टी का ही जूता लूंगा।
they can get easily manipulated. That's why we started doing exclusive stores कि जहाँ पर पूरा एनवायरनमेंट हम कंट्रोल कर सके और जो कस्टमर को क्या कहना है, कैसे एजुकेट करना है, वो कंट्रोल कर सके. ऑब्वियसली इंडिया के अंदर लाखों शू शॉप्स हैं, सारी जगह हम ईबीओज नहीं खोल सकते इकोनॉमिक वायबिलिटी के लिए, लेकिन वो एक 6,500 का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आपने बनाया है. फिर भी उसके बावजूद मैं इस क्वेश्चन को ही आगे बढ़ाता हूँ. मैंने जितना आपके बारे में समझा है, आपके 4 सेल्स वर्टिकल हैं. जूता आप बनाते हैं करनाल में, मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग आपकी अपनी है. मैक्सिमम 85% हमारी अपनी है. और करेक्ट करने के लिए अब हमारे 4 प्लांट्स हैं. करनाल बिंग होम टाउन, तो एक लिबर्टीपुरम जो कि हमारा एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, घरौंडा जो कि करीब 13 किलोमीटर करनाल से है, उसके अलावा रुड़की और पौंटा साहिब के अंदर हमारे 2 प्लांट है. टोटल मिला के करीब हम 60,000 जूते प्रतिदिन बनाते हैं. 60,000 जूते प्रतिदिन बना रहे हैं. इसको हम सेल्स की तरफ लेके चलते हैं. मैं 60,000 जूतों पे आऊँगा, क्योंकि जो बन रहा है मुझे वो बनने को भी सीखना है आपसे. कब कैसे बनाते हो? 60,000 रोज का जूता बनाना कोई मजाक की बात नहीं है. बहुत बड़ा नंबर है, बड़ा वॉल्यूम है. उस बड़े वॉल्यूम के अंदर कॉस्टिंग को कैसे कंट्रोल में रखना है, सप्लाई चेन कैसे कंट्रोल में रखना है, एक एक करके बहुत चीज़ें पकड़ने वाले हैं हम लोग. कैसे ही अपने सप्लायर्स को पकड़ के रखते हैं, स्टिचिंग कैसे करते हैं, यूनिट लेवल इकोनॉमिक्स क्या है, मार्जिन कैसे निकल करके आते हैं, जूता जाता कैसे है. पर पहले मतलब कोई 4 सेल्स वर्टिकल हैं. एक जहाँ तक मैं जानता हूँ आपके अपने ईबीओज हो गए, एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हो गया जो मल्टीपल ब्रांड के जूते रखते हैं, एक आप इंस्टीट्यूशनल सेल्स करते हैं जहाँ बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में, बिजनेस हाउसेज में इकट्ठे सबको जूते दे दिए आपने सरकारी जगह पे या कोई बड़े प्लांट के अंदर, और चौथा है आपका ऑनलाइन वर्टिकल. एक्सपोर्ट भी है, लेकिन मैं उसको मेजर वर्टिकल आज के टाइम के लिए नहीं बोलता हूँ. एक्सपोर्ट बिजनेस भी है जो कि काफ़ी डिमिनिश हुआ, लेकिन अब मेरे को साइंस मिल रहे हैं उसको भी रिवाइव करने के लिए. ये चारों का आप मुझे स्प्लिट समझाइए परसेंटेज में. चारों से कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, परसेंटेज में बताएंगे तो भी चलेगा. 40% of the revenue comes from retail. About almost 30% comes from institution. About 10% comes from online, and rest comes from distribution. Okay. तो आपके लिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट है जो रिटेल, जो आपके अपने खुद के स्टोर है जहाँ सबसे ज़्यादा आ रहा है, और मार्जिन आपको ज़्यादा कहाँ बचते हैं? सबसे ज़्यादा जो वैल्यूडेशन है रिटेल के अंदर ही मिलेगी आपको, बिकॉज उसके अंदर कस्टमर इज़ विलिंग टू पे हायर प्राइस, प्रीमियम भी ज़्यादा है, एवरेज सेलिंग प्राइस भी ज़्यादा है, और बिकॉज आप एनवायरनमेंट कंट्रोल करते हैं तो सबसे ज़्यादा मार्जिन आपको रिटेल में मिलते हैं. हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एक फॉर्मूला कैलकुलेट करना. एक होता है HV इंटू HP, हाई वॉल्यूम इंटू हाई प्रॉफिट्स, और एक होता है आप ऐसे समझ ले HV, हाई वॉल्यूम इंटू लो प्रॉफिट्स. हाई वॉल्यूम इंटू लो प्रॉफिट्स में ना बिजनेस बहुत अच्छा एक्सपैंड करते वक्त अगर डेट आ जाए, कर्जा आ जाए, तो आप हर्डल रेट मैच नहीं कर पाते. वॉल्यूम तो बहुत बिक रहा है, अगर मार्जिन नहीं है तो बड़े स्केल पे फिर इम्पैक्ट आने लग जाता है. जैसे ही थोड़ा लोन वोन लिया, डेट वेट लिया, या डेटर साइकिल कमज़ोर हो गया, पीछे से पेमेंट टाइम से नहीं आया, आपने आगे से आपने पीछे पेमेंट कर दिया, फंस जाता है आदमी. आप अपने आप को कहाँ देखते हैं कि आप कितने मार्जिन्स पे काम करना चाहते हैं, क्या एस्पिरेशन रखते हैं, कैसे मार्जिन्स रख रहे हैं, कैसे प्राइसिंग रख रहे हैं, अभी पोजीशनिंग क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है? अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में बात करूं, जैसे आपने बोला, हम उसको बड़ी सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बोले तो हम उसको बोलते हैं T/V. T/V, T स्टैंड्स फॉर थ्रूपुट, V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम, और हमें इस नंबर को मैक्सिमाइज करना है मल्टीप्लाई करके, जहां मार्जिन और वॉल्यूम हाई आना चाहिए. अगर आपका थ्रूपुट ज़्यादा है, मतलब आपका मार्जिन ज़्यादा है, वॉल्यूम कम या ज़्यादा जो भी नंबर है, और अगर आपको मार्जिन कॉम्प्रोमाइज करके वॉल्यूम कितना बढ़ रहा है, इसका मल्टीपल हाई होना चाहिए, मतलब T/V हाई होना चाहिए. सो देयर आर सर्टन प्रोडक्ट्स वेयर यू कैन गेट वेरी हाई मार्जिन बट देन वॉल्यूम रिड्यूसेस. और आज मैं मान के चलता हूँ इंडिया इज इवॉल्विंग मार्केट, कंपेटिटिव मार्केट, और जहाँ पर आपको सिर्फ ब्रांड से compete नहीं करना. जो आपने बात की, द बिगेस्ट कॉम्पिटिशन एक्चुअली स्टार्ट्स विद अनऑर्गेनाइज्ड, बिकॉज जो एक कंज्यूमर है इंडिया के अंदर एज अ नेचर इज अ वैल्यू सीकिंग कस्टमर, और थोड़ा उनमें कीड़ा भी है कि उनके लिए चाहे इम्पोर्टेड प्रोडक्ट बेकार भी हो, लेकिन इम्पोर्टेड इज ऑलवेज अ प्रीमियम विद इन देयर माइंड. तो आज एक इंडियन ब्रांड के लिए चैलेंज होता है कि यू नीड टू सेल हिम अ इंडियन प्रोडक्ट, कन्विंस हिम, जो कि टेक्निकली सुपीरियर प्रोडक्ट होता है लेकिन उसकी परसेप्शन उसकी नहीं है. सो वी बिल्ड परसेप्शन. इनफैक्ट मैं आपसे बात करूंगा, बहुत रिसेंटली हमने एक नई कैंपेन लॉन्च की थी विच वाज रियली अप्रिशिएटेड आल्सो, कॉल्ड मेरा जूता हिंदुस्तानी. हमने नरेटिव चेंज करना चाहा कि जापानी जूते को भूलो और आप मेरा हिंदुस्तानी जूता पहनो, एंड हाउ इट बिकम्स कूल टू वेयर अ इंडियन शू रादर देन cool to wear an imported product. And imported lot of it also may come from China or whatever. कितने दिन से आप ये कैंपेन रन कर रहे हैं?
6 महीने से। 6 महीने से रन कर रहे हैं। लेकिन मैं, अगर आप अलाउ मुझे करो, परमिशन दो, मैं T/V के 1-2 एग्जांपल आपसे सुनना चाहता हूँ। थ्रूपुट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। थ्रूपुट हो गया आपका मार्जिन, करेक्ट, वॉल्यूम हो गया नंबर ऑफ जूता। करेक्ट, जहाँ पे या तो मार्जिन कम हो, वॉल्यूम ऑफ जूता बहुत ज़्यादा हो तो फिर मल्टीपल हाई आए, करेक्ट, या फिर मार्जिन बहुत ज़्यादा हो, वॉल्यूम थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो तो भी मल्टीपल बहुत ज़्यादा आए। करेक्ट। मुझे कुछ अपने 2-3 तरह के जूतों का एग्जांपल दीजिए। सो अगर आप ये बात करें, आप इसको हम बिजनेस डायनेमिक में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे हम बोर्ड लेवल में डिसीजन लेते हैं। तो रिटेल अगर हम कंपेयर करें, रिटेल इज रिलेटिवली अ लो वॉल्यूम बिजनेस विद हाई टी। तो अगर हम बात करें कि रिटेल के अंदर आपका 40% मुनाफा है या 50% मुनाफा है, तो हम कहेंगे यार हमारा लेट्स स्टार्ट विद एन MOQ विच इज मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ 1200 पेयर्स। तो हम उससे कैलकुलेट करते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हो सकता है हम बोले कि यार बिकॉज प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, मुनाफा हो सकता है आपका 20% हो, लेकिन आपको वॉल्यूम के अंदर बात करना पड़ेगा कि यार कम से कम 3600 पेयर की करेंगे या कम से कम 10,000 पेयर की करेंगे। सो दैट डिफाइंस T/V। और आपकी कुछ बिजनेसेस होते हैं जहां पर आपको कम मार्जिन मिलता है लेकिन वॉल्यूम ज्यादा आता है, और रिटेल एक बिजनेस ऐसा है जहां पर आपका हाई मार्जिन रहता है लेकिन वॉल्यूम रिलेटिवली कम रहता है। तो हम ये समझते हैं, इसको समराइज करते हैं। जब आप आम दुकानों के अंदर छोटे शहरों में जाते हो जहाँ सब तरह के जूते पड़े हैं, लिबर्टी के जूते भी पड़े हैं, वहाँ आपको मार्जिन कम मिलता है लेकिन वॉल्यूम बहुत बड़ा मिल जाता है। और अगर हम देखें कि आपके अपने आउटलेट हो, वहाँ पे आपको वॉल्यूम बहुत बहुत डिस्प्रपोर्शनेट बड़ा नहीं मिलता, लेकिन मार्जिन के कारण आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हो। एब्सोल्युटली। तो अभी आपका डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के क्या स्ट्रैटेजी है? आज आप 6,500 इस समय आउटलेट्स पे बैठे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में कहा जाता है आई लेवल इज बाई लेवल। कई बार हम रिटेलर को एक्स्ट्रा पैसा देते हैं, एक्स्ट्रा इंसेंटिव देते हैं, भाई मेरा जूता सामने दिखना चाहिए, आदमी को नीचे झुक के नहीं उठाना, या ऊपर इतना हो कि दिखाई ना पड़े। तो क्या आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं? इसको हम लोग, मैं आम भाषा में लोगों को बता देता हूँ, एक हो गया प्राइमरी, उसके बाद हो गया सेकेंडरी, फिर हो गया टर्शरी। प्राइमरी जब डिस्ट्रीब्यूटर को आपने दिया, फिर आगे होलसेलर रिटेलर को दिया, टर्शरी जब कस्टमर आके खरीद के गया। तो टर्शरी तक कंट्रोल करने के लिए आपने क्या सोचा है कि मेरा कस्टमर जूता उठाए, मेरा वहाँ पे शेल्फ ऑफ टेक लिबर्टी का जूता ज़्यादा उठे, क्योंकि वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट नहीं है। तो आपके अपने आउटलेट पे तो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट नहीं है। अनकंट्रोल्ड एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? जो आपने सवाल पूछा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और सबसे रेलेवेंट है। और हर एक ब्रांड का यही ड्रीम होता है कि वो आपको प्राइम शेल्फ आपको मिलनी चाहिए, और जो दुकान का सेल्समैन है जो कि एक वहाँ का माउथ पीस है, और उसको आपसे इंटरेक्ट करना चाहिए, मतलब ब्रांड से इंटरेक्ट करना चाहिए, और वो आपके जूते को प्रायोरिटी दे। और मैं मानता हूँ इंडिया के अंदर कस्टमर इज द किंग। जब कस्टमर आपको चाहता है तो आपको प्राइम शेल्फ अपने आप मिल जाती है। मतलब एक एग्जांपल के तौर पे, अगर आपको कोई भी टूथपेस्ट 50% मार्जिन भी दे देगा, और अगर आप दुकान पे जाएंगे और सेल्समैन से पूछेंगे कि यार तेरा फेवरेट टूथपेस्ट दे दे, तो वो आपको 99% कोलगेट देगा। क्यों देगा? क्योंकि उसको सेल इंश्योर करनी है। तो हमारा फोकस पूरा सबसे पहले कस्टमर फोकस पे रहना चाहिए, दैट हाउ योर प्रोडक्ट इज द की। और उसके बाद हम मार्जिन की बात करेंगे, बिकॉज मार्जिन डज नॉट बिल्ड बिजनेस, योर कंज्यूमर कनेक्ट बिल्ड्स बिजनेस। बहुत बढ़िया। सो फॉर मी दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हाँ, अगर हम किसी भी एंटरप्रेन्योर को एजुकेट करें, मार्जिन और मार्केटिंग एक स्ट्रैटेजिक कॉल हो सकती हैं, एक एनेबलर हो सकती हैं आपको, लेकिन सस्टेनेबल नहीं है। हाँ, बट आपका कंज्यूमर कनेक्ट, दैट मीन्स योर प्रोडक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिवट टू बिल्ड द बिजनेस। तो आपके प्रोडक्ट के ऊपर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। फिर बिजनेस के अंदर आप मार्केटिंग से और या मार्जिन से कैसे उसको एनेबल करें, आई थिंक दैट शुड बी द फोकस एरिया। अब बात करते हैं अगर हम इसी के अंदर छोटे डिलीवरेबल्स की, तो डेफिनेटली आपकी कस्टमर सर्विस, आपकी सेल्स टीम, आप उनके साथ कैसे एंगेज कर रहे हैं, ऑल दोज आर एनेबलर्स टू मेक एनी बिजनेस तो सक्सेसफुल। आपकी सेल्स टीम खाली डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर तक जाती है या एंड रिटेलर तक भी जाती है? हमारा ड्रीम रहता है कि वो एंड रिटेलर तक जाए, बट इंडिया के अंदर शू मार्केट इज वेरी फ्रेगमेंटेड, सो यू डिपेंड ऑन ऑलमोस्ट लाइक ट्रेन द ट्रेनर। तो आप स्टार्ट करते कि यार आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कैसे ट्रेन करो, उनके साथ आप TSRs लगाइए और वो जाके मार्केट में सर्वे करें। वाइल वी कीप ऑन सेइंग एज अ कंपनी लेवल वी विल ट्रेन यू, वी एनकरेज डिस्ट्रीब्यूटर्स टू गो, बट एट द सेम टाइम इट्स आवर ड्रीम टू गो एज डीप रूटेड एज पॉसिबल। लेकिन कमर्शियली वो वाइबल नहीं हो पाता कि अगर फिजिकली हम बात करें कि कंपनी के लोग हर जगह पर हर 6,500 दुकानों तक पहुंचना मुश्किल है।
बहुत मुश्किल है, स्पेशली विद द कंपनी नेटवर्क, क्योंकि अगर आपका जो भी सेंट्रलाइज्ड ऑफिस है आप वहाँ पर लोग रखेंगे, रिमोट भी रखें, तो इंडिया के अंदर आपको पता है कि रिमोट वर्कफोर्स को मैनेज करना बहुत तो आप उसको किसी तरह से ट्रेड ऑफ करते हो कि मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रहे और करेक्ट मेरी ब्रांड आइडेंटिटी बहुत स्ट्रांग रहे, करेक्ट ताकि मुझे तीसरे स्टेप तक नीचे ना जाना पड़े, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर तक ना जाना पड़े। फिर भी आप कहते हैं कि आपका ये ड्रीम है। तो अब एक चीज़ है, थोड़ा मैं ना आप सारे कस्टमर्स को बता दूं, सारे व्यूअर्स को, मेरे साथ बड़ा बिजनेस पॉडकास्ट बहुत डेप्थ है, ये एक एमबीए की तरह है। आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, ये पकड़ में आना चाहिए। आप डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हो, डिस्ट्रीब्यूटर को बोलते हो रिटेलर को ट्रेन करो, रिटेलर तक जूता पहुंचाओ, डिस्ट्रीब्यूटर को आप स्कीम्स देते होगे और वो स्कीम्स वो उसको बोलते होगे तू पास ऑन कर रिटेलर को, पर कई बार डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर की स्कीम खुद ही खा जाता एकदम ठीक बात है ना, और डिस्ट्रीब्यूटर खुद ही रिटेलर की स्कीम खा गया और रिटेलर को बेचारे को बेनिफिट मिला ही नहीं, तो रिटेलर आपका जूता पीछे कर देगा, दूसरे का बेचेगा। इसको कैसे इंश्योर करते हो कि डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर तक वो पास ऑन करे बेनिफिट, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर कंट्रोल ना करना शुरू कर दे? ये अभी जो जीएसटी चेंज हुआ, पूरी सरकार ने आपको बोला कि यार रेट बेनिफिट, यही हमारा सबसे बड़ा चैलेंज था। सो जबकि कोई मैंडेटरी नहीं है, सो वी हैव टू कम विद लॉट ऑफ एडवर्टाइजिंग, क्योंकि अगर आपने जो पुराने प्राइस टैग लगे हुए हैं, वो तो कस्टमर को झूठ बोल सकता है कि यार कंपनी ने 5% डिस्काउंट ऑफर किया है, 10%। सो वी आर गोइंग इन पब्लिक डोमेन टू एजुकेट द कस्टमर कि हमने ये प्राइस किया है, अब आप जाके इसको डिमांड करिए, बिकॉज जो बैकएंड हमने मार्जिन पास ऑन कर दिए, कस्टमर विल बी अनअवेयर। सो अगेन आई एम कमिंग टू इट, कस्टमर इज द किंग। कस्टमर को कनेक्ट करना और उसको रेगुलरली एजुकेट करना इज द बिगेस्ट मंत्रा यू कैन प्ले, एंड दैट इज व्हाई दैट्स हाउ ब्रांड्स आर बिल्ड, और इसी तरह से ब्रांड बनते हैं और बिजनेस बनते हैं। लंबा सस्टेन तो हम तभी कर सकते हैं। तो अभी क्या मैं समझाऊं, एक बात को मुझे बताना मैं ठीक समझा कि नहीं। अनऑर्गेनाइज मार्केट में कोई भी आदमी, रामलाल श्यामलाल घनश्यामलाल जूता बना रहा है, उसको टैक्स बिल्कुल नहीं है, जीएसटी, और आपका 5% है, तो यानी कि आप एक लोकल ब्रांड के नज़दीक आ गए, जिसके कारण आपका स्ट्रेस थोड़ा और कम हुआ। क्या मैं ठीक समझाऊं? आप सही समझे हैं, लेकिन हम बात थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं। रामलाल श्यामलाल को भी 5% देना है, अब वो बचा पाएगा, कैसे बचा पाएगा ये मेरे को नहीं पता, ना मैं उस पर कमेंट करना चाहूंगा, लेकिन एज अ लिस्टेड कंपनी हम नहीं बचा सकते। और मैं मान के चलता हूं कि 5% एक बहुत ही कम टैक्स है, और किसी भी जूते के व्यापारी को, चाहे वो स्टार्टअप है या पुराना है, को बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। देश सेवा के लिए 5% टैक्स देना ऑलमोस्ट ना टैक्स देने के बराबर है। आपने अपनी बातों में कई जगह पे मुझे ये समझाने का प्रयास किया, और हमारे व्यूअर्स को भी, कि प्रोडक्ट पहले आएगा, मार्जिन मार्केट बाद में आएगा। करेक्ट। अब प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारे इंडियन ब्रांड्स भी हो गए, आपका बाटा भी हो गया, नहीं बाटा तो खैर विदेश से आया, रेड टेप हो गया, रिलैक्सो हो गया, बहुत हो गया। फुटवेयर रिटेल में कस्टमर एक्सपीरियंस के अंदर डिफरेंशिएशन के लिए आपकी क्या फिलॉसफी है कि कैसे मैं डिफरेंशिएट करूं? क्योंकि अभी यहाँ बहुत जूते पड़े हैं और बहुत जूतों के बीच में मैं चाहता हूँ लिबर्टी डिफरेंशिएटेड दिखे, उसके लिए क्या सोचते हैं आप? तो सबसे पहले टाइम के साथ ये इवॉल्व करता रहता है। अगर आपने देखे लिबर्टी के जूते आपने पहने होंगे, बचपन में भी पहने होंगे, वी वर नोन फॉर ड्यूरेबिलिटी एंड कंफर्ट, और हम कहते हैं कि हमारा कंफर्ट सबसे बड़ी यूएसपी था। मतलब मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा कि आपने टिपिकली हर एक लेडीज़ को देखा होगा, पार्टी में सैंडल पहन के जाते हैं और घर आके सबसे पहले कहते हैं, तो ये कॉमन प्रॉब्लम है। ऑफिस के अंदर अगर आप जूता पहन के आए, अगर आप कंफर्टेबल नहीं होंगे तो आपको ऑफिस में काम करने का मन नहीं करेगा। अगर आपकी सेल्स फोर्स है, अगर वो कंफर्टेबल जूता नहीं पहनेगी, तो आई थिंक द बिगेस्ट यूएसपी वी क्रैक्ड इज हाउ टू मेक शूज कंफर्टेबल, एंड लिबर्टी इज नोन फॉर कंफर्ट। आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट स्ट्रेंथ वी अचीव। हाउ डिड वी अचीव कंफर्ट? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल थिंग्स, वेरियस टेक्नोलॉजीज, वेरियस मटीरियल्स, डिजाइन, फिटमेंट, एंड कार्विंग, हाउ बेस्ट वी कैन अंडरस्टैंड योर फुट एनाटमी से, बायोलॉजी से समझ के हमने कैसे अपने लास्ट को परफेक्ट किया इंडियन फुट शेप के ऊपर। क्या किया, इसको थोड़ा और डिटेल में बताइए। सो मैं बेसिकली आपके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर जाना चाहता हूँ। आप 60,000 जूते बनाते हैं, असेंबली लाइन है, 4 जगह पे बन रहा है, आपके यहाँ R&D भी हो रहा होगा। व्हाट परसेंटेज ऑफ स्पेंड आपके रेवेन्यू का आप R&D पे लगाते हो? कैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हो? अगर आप ये कह रहे हैं तो मेरे लिए इसको, मेरी इच्छा है कि मैं इसको और समझूं कि यू आर नोन फॉर कंफर्ट एंड ड्यूरेबिलिटी। उसमें भी आपने कंफर्ट को 2-3 बार बोला कि कंफर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, सैंडल उतार के फेंकते हैं सब होता है, लेकिन कंफर्ट इंपॉर्टेंट है। मैं जानना चाहता हूँ क्या क्या किया पिछले 10-20-30 सालों में कंफर्ट को इवॉल्व करने के लिए अपने जूते में? अगर हम कंफर्ट बात करें, ये एक कल्चर की तरह है। जब आप कल्चर की बात करते हैं तो आपको डीएनए, तो अगर हम बात करें डीएनडी टीम,
हो सकता है मेरी कंपनी के अंदर करीब 200 लोग हैं जो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट पे काम करते हैं, बट क्या मैं बोलूँ कि सिर्फ 200 आदमियों के कारण कंफर्ट आ रही है? नहीं। ये बोर्ड रूम से लेकर जब एक मैनेजर तक को आप, या एक वर्क लेवल तक जब आप कहते हो कि ये कंपनी का डीएनए कि हमारे शूज शुड बी कंफर्टेबल, तो हर एक आदमी को उसके ऊपर प्रयास करना पड़ता है कंफर्ट बनाने के लिए। अब कंफर्ट कैसे बनती है? तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, अगर मैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो भी कंफर्ट के लिए अवेलेबल है उसको मैं इंडिया में लेके आऊंगा तो उससे कंफर्ट आएगी, तो वो तो हो सकता है बोर्ड में डिसीजन हो रहा है। और वो प्रयास करना कि जो मटेरियल है, मतलब अगर अगर आप बात करें कि यार शू को हल्का होना चाहिए, इसको गर्मी में गर्म नहीं होना चाहिए, या सर्दी में बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, तो सारे मटेरियल्स के ऊपर हमें फोकस करना पड़ता है, विच मटेरियल्स टू टेक इन इंडियन क्लाइमेट कंडीशन, जिससे कि अगर इंडियन फिट स्वेटी है, अगर ज़्यादा मैं गर्मियों के लिए जूते कर रहा हूँ, किस तरह के मटेरियल इस्तेमाल करूँ, फिर उसमें किस तरह की स्टाइलिंग करूँ। हर चीज़ के जब कॉम्बिनेशन को हम इकट्ठा करते हैं तो एक परफेक्ट कंफर्टेबल शू आता है। एंड लेट मी टेल यू, फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। जितना आसान से जूता लगता है यार ये बस आराम से बन गया होगा, तो इट गोज थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। जैसे प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल्स से लेके पहले कटिंग, फिर आपको एक अच्छे क्राफ्टमैन चाहिए जो अपर को स्टिच करे। आप ये देखिए, मतलब टिपिकली मैं बहुत बार लोगों को कहता हूँ, कपड़े और जूते को जब मैं कंपेयर करता हूँ, लोग अगर अपनी शर्ट खरीदते हैं, मतलब एक बटन भी टूटता है तो उसको कितने ध्यान से उसको करते हैं, हर रोज धुलवाना, प्रेस कराना, और पूरे स्टाफ को इंस्ट्रक्शन होती है कि यार इसको कैसे संभाल के रखना है। जूता टिपिकली अगर आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें, लोग पॉलिश भी नहीं करते, साफ भी नहीं करते हैं, पूरी दिन भर का बोझ अपने ऊपर डाल के रखते हैं। बाइक आती है तो उसको किक करते हैं, मतलब कोई पेट या डॉग सामने आ जाए तो उसको किक करते हैं। मतलब जूता जितना मिसयूज होता है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, और फिर भी कहते हैं कि यार ये सालों साल चले। और शर्ट टिपिकली इतना केयर करने के बाद भी कहते हैं यार 10-20 बार पहन ली, इससे ज़्यादा पहनने की जरूरत क्या है। और जूता कई सारे लोग ऑलमोस्ट 365 दिन, या मतलब 300 दिन तो इस्तेमाल करते ही हैं। तो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम फुटवेयर बहुत ज़्यादा है। और रिलेटिव अगर आप प्राइस कंपेरिजन करें तो हम जितना शर्ट के ऊपर खर्च कर देते हैं उतना जूते पे खर्च भी नहीं करते। करेक्ट। और मैंने बहुत सिंपल नरेटिव दिया, इंडिया के अंदर ये थोड़ा सा एक डीएनए रहा। अगर आप जूते घर में अगर 2 होंगे तो शर्ट घर में 15 होंगे। 15 होंगी। और आप अगर कंपेयर करिए डेवलप्ड कंट्री से, हर कंट्री के अंदर जूता कपड़ों से हमेशा ज़्यादा महंगा होता है। इंडिया एक एक्सेप्शनल कंट्री है जहां पर जूता कपड़ों से सस्ता है। वाओ। और यही ट्रांजेक्शन ब्रांड्स लाइक अस नीड टू डू, कि जहां पर जूते को रिस्पेक्टेबल पोजीशन मिले, कस्टमर को अवेयर करें कि कैसे जूता को आप ज़्यादा पैसे दें। तो जो आपका है कि मल्टीनेशनल से कैसे करना है, वहाँ पर हम 10-20 हज़ार रुपये जूता देते हैं, लेकिन मल्टीनेशनल्स कितना, नॉट इवन 5% ऑफ द मार्केट को केटर करती है। इंडिया की अगर 1.5 बिलियन पॉपुलेशन है तो ज़्यादातर अफोर्डेबल शूज़ को प्रेफर करती हैं। एंड ब्रांड्स लाइक अस कीप ऑन वर्किंग टुवर्ड्स मेकिंग शूज़ एस्पिरेशनल एंड अफोर्डेबल एट द सेम टाइम। ये एस्पिरेशनल अफोर्डेबल बनाने के लिए असेंबली लाइन कैसे काम करती है? कितने स्टेप्स होते हैं जूता बनने में? मतलब उसका सोल है, उसके अंदर पतावा बोलते, क्या बोलते हैं? इंसोल। हाँ, इनसोल बोलते हैं। ऊपर आप लेसेस भी लगने हैं, उसको आपने अलग अलग शेप देनी है, डिज़ाइन देना है, काटना है। कितना काम मैनुअल होता है, कितना काम मशीन से होता है, क्या इंटेंसिव। क्योंकि मैंने सुना था एक बार जूता बहुत लेबर इंटेंसिव काम है, इसमें लेबर बहुत लगती है, हाथ का काम भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं थोड़ा, मुझे उसको उस पार्ट को समझाइए। बेस्ट इसका आंसर जब मैं आपको फैक्ट्री लेके चलूंगा कभी, तो आई थिंक प्लीज एक्सेप्ट माई इन्विटेशन टू विजिट फैक्ट्री समटाइम्स टू एक्चुअली सी हाउ शूज आर मेड। जो आपने सबसे सही बात बोली कि जूता एक्चुअली लेबर इंटेंसिव है। तो आपके यहाँ कितना लेबर काम करता है अभी? हमारे यहाँ पर करीब 5,000 लोग काम करते हैं टू डू द शू मैन्युफैक्चरिंग एंड समवॉट इन रिटेल। लेकिन हर प्रोसेस को ऑटोमेट किया जाता है और हर जगह हम ऑटोमेशन के ऊपर अग्रसर रहते हैं। मतलब अगर आप बात करें फ्रॉम कटिंग, आप ये देखिए हाथ से भी काटा जा सकता है, जैसे आप कहते हैं कैंची से कपड़ा काट दिया, उसके बाद जो मटेरियल्स हैं उसको हम लेयर्स में भी काट सकते हैं। और आजकल हमारे पास कंप्यूटर एडेड मशीन्स भी आ गई कि जो हमने डिज़ाइन किया कंप्यूटर के अंदर, अगर वो हम डिज़ाइन फीड कर देते हैं तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उसको काट देता है। तो हर लेवल पे हमारे पास ऑटोमेशन अवेलेबल है और आपकी कंपनी और हमारी कंपनी उसको अग्रसर रहती है। इनफैक्ट इवन सर्टन प्रोसेसेस हम रोबोट से भी कर देते हैं, जैसे प्रिसीजन स्प्रेस करने हैं एडेसिव के, कि वो सही जगह एडेसिव आए। लेकिन आप सारे प्रोडक्ट्स पे ये नहीं कर पाते हो।
एंड डिपेंडिंग ऑन डिज़ाइन आप चूज़ करते हो कहाँ पर कितनी ऑटोमेशन डालनी है, कहाँ कितना वॉल्यूम है। अगर जो जूते मेरे को 600 पेयर ही बनाने हैं तो मैं उसके अंदर हो सकता है ऑटोमेशन में उतना इन्वेस्ट नहीं करूँगा। अगर मेरे को 10,000 पेयर बनाने हैं और उसको लो कॉस्ट पे करना है तो मैं ऑटोमेशन पे इन्वेस्ट करूँगा कि उसकी कॉस्ट में कैसे कम ला सकूँ। तो एक वैल्यू इकोनॉमिक बैलेंस हमें लाना पड़ता है, और हर जूते के ऊपर डिपेंडिंग ऑन इट्स टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन तो हमें उसके बेसिस पर ऑटोमेशन को इंट्रोड्यूस करना अमेजिंग, होता है। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। और मजा आ रहा है मेरे को। टोटल एसकेयू कितने हैं, कितने तरह के जूते बना रहे हैं इस समय आप? आपको सुन के ये हैरानगी होगी कि एज अ फुटवेयर मैन्युफैक्चरर एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम वी मैनेज 2000 SKUs। जब मैं 2000 2000 तरह के जूते? पहले उसको मल्टीप्लाई कर दूं, 2000 एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, और हम कम से कम 100 डिजाइन डिसकंटिन्यू और 100 डिजाइन एडिशन हर महीने करते हैं कस्टमर को अलाइव रखने के लिए। और हर एक ये जो डिजाइन है कम से कम 6 साइजेस में बनता है, तो सबकी 6 की टूलिंग अलग होती है, तो वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ SKUs, बिकॉज सबको अपने लिए एक प्रॉपर फिट और एक अपना साइज चाहिए होता नहीं तो 2000 इंटू 6 12,000। है। यस, वाओ, सो द नंबर ऑफ SKUs इन बहुत फुटवेयर कॉम्प्लिकेटेड हो गया। बहुत कॉम्प्लिकेटेड। और इसको बैलेंस करने के लिए हमने अपने बिजनेस को 2 हिस्सों में बांटते हैं, जिसको हम कहते हैं कोर बिजनेस। करीब हम 500 डिजाइन्स कोर रखते हैं कि जो हर टाइम अवेलेबल है, आपको हर टाइम मिलता चला जाएगा। और करीब बाकी स्टाइल्स को हम फैशन में रख के चलते हैं, जो फैशन के हिसाब से बदलते चले जाएंगे और ट्रेंड बदलता चला जाएगा। तो जो कलर्स नए आए, जो पहनावा नया आया, उसके हिसाब से हम उसको चेंज करते रहते हैं। 12,000 SKU मान रहा हूँ मैं भी, जिसमें मैंने साइजेस भी देख लिए, डिजाइन भी देख लिए, सब देख लिया, लेडीज जेंट्स भी देख लिया। मैं आचार्य बालकृष्ण के साथ बैठा था पतंजलि, 1250 SKUs थे, और डिस्कशन किया उसके ऊपर बहुत। वो 750 पे लेकर के आए उसको, जहाँ पे स्लो मूविंग आइटम, नॉन मूविंग आइटम बहुत सारी हटाई। एक बहुत बड़ी जूता बनाने वाली कंपनी है हमारे भारत की, उसका लगभग 3,000 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू है ना, दिल्ली से ही है वो कंपनी, और अच्छा काम करते हैं वो भी। नाम नहीं लूँगा अभी मैं, क्योंकि अभी बिना नाम लिए हमें फिलॉसफी समझनी है। इस कंपनी में भी जब मैं इनके प्रमोटर्स के साथ में मिला, तो ये भी अच्छा काम कर रहे हैं, मार्जिन अच्छे बना रहे हैं, लिस्टेड कंपनी है, 3,000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू है। पर आज ये भी अपने नॉन मूविंग आइटम से फंसते हैं बहुत। कहीं ना कहीं बहुत सारा स्टॉक ऐसा है जो फंस जाता है, और जो स्टॉक फंसा है नॉन मूविंग में, अगर मैं उस इन्वेंट्री को फ्री कर लूँ, मान लेते हैं उदाहरण के रूप में मेरा 50 करोड़ का माल फंसा हुआ है, ठीक है, और जिसको मैं फ्री कर सकता हूँ, लेकिन मैं फ्री नहीं कर रहा क्योंकि मैं उसी रेट पे बेचना चाह रहा हूँ। ये 50 करोड़ फ्री करने पे मैं अपने पार्टिसिपेंट को समझाता हूँ लीडरशिप फनल में कि 50 करोड़ नहीं आया आपके पास, क्योंकि वो 50 करोड़ साल में एक बार बिक रहा था। अगर ये 50 करोड़ फ्री कर दिया और आपने फास्ट मूविंग में लगा दिया, तो ये 50 करोड़ नहीं है, 250 करोड़ है, क्योंकि वो साल में 5 बार बिकेगा। साल में एक बार बिक रहा है 50 करोड़, साल में 5 बार बिक रहा है 250 करोड़। तो फंसी हुई इन्वेंट्री को निकालना बहुत जरूरी होता है। लीडरशिप फनल हमारा प्रोग्राम है, बड़ा पॉपुलर प्रोग्राम है, पार्टिसिपेंट्स आते हैं उसके अंदर, और बिजनेस को हम लोग, अब तो कोई गिनती खत्म हो चुकी है, हमने गिनना बंद कर दिया है, हजारों एंटरप्रेन्योर्स को हम लोग स्केल करके नेक्स्ट लेवल पे लेके गए लीडरशिप फनल में। आप भी जरूर आइएगा, लोगों से बात करिएगा, वहाँ पे आपको अच्छा लगेगा, मैं आपको इन्वाइट करूंगा। आप कैसे ध्यान रखते हो फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग का ABC एनालिसिस कैसे करते हो कि आपका स्टॉक कहीं फंसे नहीं? सो बहुत ही आपने इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम बताई, जिसका बेस्ट सॉल्यूशन हर एक एंटरप्रेन्योर बनाना चाहता है, लेकिन एक फैशन फील्ड ऐसी है, और आज ऑनलाइन के बाद या जो इकॉनमी ओपन आने के बाद फैशन साइकिल बहुत जल्दी बदलने लगे हैं। मतलब अगर मैं बात करूं तो अगले 2-4 महीने में अगले दिन ही सीज़न बदल जाता है, एंड पीपल वांट चेंज वेरी फास्ट। तो ये एक प्रॉब्लम है और जिसको हमें ज़रूर सॉल्व करना चाहिए। अभी लिबर्टी के अंदर एटलीस्ट जो हम ये ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, हम कहते हैं 30 डेज तो हमें देने ही चाहिए किसी भी प्रोडक्ट को फीडबैक लेने के लिए, और 100 डेज हमारा कट ऑफ है, जहाँ पर हम कहते हैं चलो सोच लेते हैं, देख लेते हैं। बट आफ्टर 100 डेज इफ इट इज़ नॉट सेलिंग, वी वांट टू जस्ट सेल इट एट एनी प्राइस। और एक क्योंकि ब्रांड है तो वी कांट डू डीप डिस्काउंटिंग इंस्टेंटली, लेकिन हम उसको कैटेगराइज कर देते हैं कि इसको कैसे हमें 100 डेज के बियॉन्ड इसको उस लेवल पे लेके जाओ कि इसकी प्रोडक्शन बंद करके इसको जैसे कहते हैं कि डिस्काउंटिंग करके जैसे भी कॉस्ट में बेचना, और जो कॉस्ट मार्जिन मैक्सिमाइज करना वो मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, लेकिन पीरियोडिकली डिसीजंस लेना पड़ता है। लेकिन अपने अपने IT सिस्टम्स को ऐसे गियर अप किया हुआ है कि जो लाइन हम कोर में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब अगर 30 दिन में हमें पता लग गया कि फास्ट सेलर है, तो हमारे IT सिस्टम्स इतने गियर्ड हैं
कि पॉइंट ऑफ सेल से इंफॉर्मेशन फैक्ट्री तक पहुंच के हम आइडियली ऑप्टिमाइज करते हैं कि 21 डे का साइकिल हम चला लें। आप प्रिडिक्टेबिलिटी बना लेते हो उससे करेक्ट, कि ये आइटम 30 दिन के अंदर बिक रही है तेजी से। करेक्ट। तो आपके इस समय 12,000 एसक्यू में कितने एसक्यू ऐसे हैं जो बहुत तेज बिकते हैं, जो समझो 30 दिन या 60 दिन के अंदर बिक जाते हैं? आज के टाइम पर अगर ऑन बेस्ट एफर्ट बेसिस करीब 100 एसक्यू हम ऐसा निकाल पाते हैं जिसको हम कहते हैं कि मूवमेंट बहुत फास्ट है। और अगर आपने बिजनेस में देखा होगा 80-20 फॉर्मूला, तो आई थिंक फुटवेयर के अंदर 80-20 फॉर्मूला बहुत अच्छे से फिट होता है। योर 20% ऑफ द रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूट्स 80% ऑफ द बिजनेस, एंड रेस्ट ऑफ द एसक्यूज जो 80% है वो आपको रुलाते ही रहते हैं। और अगर मैं कहूँ कि क्या मैं सिर्फ 20% एसक्यूज रख के पूरा बिजनेस कर सकता हूँ, ये भी पॉसिबल नहीं है। आप सिर्फ कोशिश करते रहते हो कि आपको कैसे उस चीज को मिनिमाइज कर सकते हाँ, तो आपने बताया कि मैं हर महीने 100 डिज़ाइन हटाता हूँ, 100 नए डिज़ाइन लाता हूँ। तो इसमें टेक्नोलॉजी के अंदर डिसीजन लेते वक्त ये हटाना है, ये तो समझ में आ गया। क्या लाना है? हटाने का तो मुझे तरीका आपने बता दिया। मैं 30 दिन में आइडिया ले लेता हूँ, बिक रहा नहीं बिक रहा, और 100 दिन मेरे लिए कट ऑफ हो गया, 100 दिन नहीं बिका, इस आइटम को बाहर कर दो। हटाना तो क्लियर कर दिया आपने। मैं अनुपम जी पूछना चाहता हूँ, क्या बनाना है, उसकी प्रिडिक्टेबिलिटी कैसे लाते हो? सो आपको इसके अंदर काफी सारे फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम कहेंगे इंटरनेशनल ट्रेंड्स, आपको उसको ट्रैक करना पड़ेगा। फिर आप कहोगे कि इंडियन कंपटीशन या इंडियन ट्रेंड्स। फिर आप बात करोगे आपकी ब्रांड के अंदर क्या चल रहा है और नई टेक्नोलॉजीज क्या आने वाली है। इन सब के कॉम्बिनेशन को इकट्ठा करके निचोड़ बना के आपको एक, जैसे कहते हैं ना, एस्ट्रोलॉजर बनना पड़ता है कि हाँ यार ये चीज चलेगी। 4 चीज़ें आपने बताई, इंटरनेशनल ट्रेंड, इंडियन ट्रेंड, आपकी आइडेंटिटी कैसी है, आपके यहाँ क्या चलता है, Correct. और नई टेक्नोलॉजी क्या आने वाली है। इन 4 के कॉम्बिनेशन से आप प्लान करते हैं। Correct. इसकी अलग टीम है कोई? इसकी जो हमारी डिजाइन टीम है, और इसके अंदर अगर आप बात करें तो हम मर्चेंडाइजिंग टीम, डिजाइन टीम, सेल्स टीम, और जिसको हम टेक्नोलॉजी कहते हैं, इन चारों टीम को हम कॉम्बाइन करके, मतलब कंपनी का जो पूरा ब्रेन है, जो डीएनए इस पे काम करना पड़ता है टू आइडेंटिफाई। और आपको थोड़ा थोड़ा टेस्ट भी करते रहना पड़ता है, बिकॉज कई बार क्या होता है, मैं अभी आपको बोलूँ यार लाल जूता पहनना चलेगा कि नहीं चलेगा, यू फील चलेगा, लेकिन एकदम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तो कई बार आपको टेस्ट एंड ट्रायल भी करने पड़ते हैं। इंडिया के अंदर आपको थोड़ा सा एडवेंचरस होना पड़ता है, बिकॉज मार्केट इज इवॉल्विंग वेरी फास्ट। कई बार आपको सफ़ेद शूज़ हैं, नहीं कोई पहनेगा, और आज एकदम सफ़ेद शूज़ कितने ट्रेंड के अंदर आ गए, स्नीकर्स कितने ट्रेंड में आ गए। अगर मैं आपको 5 साल पहले कहता है यार आप सूट के साथ स्पोर्ट शू पहनेंगे, तो आपको हो सकता है वो गांव वाला समझते, लेकिन आज के टाइम पर स्पोर्ट शू पहन रहे सूट के साथ, इट इज़ द बिग फैशन ट्रेंड। सो आई थिंक इंडियन फैशन सेंस और ट्रेंड्स काफ़ी अच्छे इवॉल्व हो रहे हैं। और जो पहले हम कहते थे कि इंटरनेशनल फैशन और इंडियन फैशन के अंदर पहले 2 साल का गैप था, अब मैं कहूँगा वो सिर्फ 6 महीने का गैप है। हर एक कोई जो इंटरनेशनल रैंप पे देखना चाहता है वो अब पहनना चाहता है। पहले हम कहते थे नहीं यार ये तो सिर्फ रैंप वॉक के लिए हैं, असली के पहनने की जूते अलग है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ऐसी बात की जाती थी। लेकिन अब हम बात करते हैं यार कंज्यूमर को चाहिए जो रैंप पे चल रहा है, मेरे को अगले 4-6 दिन में वैसे जूते यहाँ पर चाहिए। तो इंडियन कंज्यूमर काफ़ी एडवेंचरस हो गया। टियर 4 का कस्टमर, टियर 3, टियर 4, बहुत छोटे शहर का जहाँ पॉपुलेशन 1 लाख है, और फिर दिल्ली एनसीआर मुंबई का कस्टमर जहाँ की पॉपुलेशन 3 करोड़ से ज़्यादा है। दोनों कस्टमर के बिहेवियर में आपको तो दोनों को केटर कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ। आप उधर भी केटर कर रहे हो, बहुत छोटे छोटे इलाकों में भी जा रहे हो, और आप दिल्ली एनसीआर में भी पूरी डोमिनेंस बिल्ड रखना चाहते हो आप। तो इनमें आप अपनी प्लानिंग के अंदर क्या क्या नज़र रखते हो, किस चीज़ पर ध्यान रखते हो? सो आपने बहुत अप्रोप्रिएट चीज़ बोली, लेकिन उसको थोड़ा हम नैरो डाउन करते हैं। सबसे पहले मैं बोलूँगा कि अगर एक हम ब्रांडेड सेगमेंट की बात करें तो टियर 4, जो कि टिपिकली अगर हम गांव कस्बों की बात करें तो लिबर्टी उनका ब्रांड ही नहीं है। आज हम करीब 800 रुपये एवरेज सेलिंग प्राइस पे प्ले करते हैं, और करीब हमारे जूते स्टार्टिंग ही है करीब 500 रुपये से लेकर करीब 5000 रुपये तक। तो अगर हम बात करें कि बहुत ही कस्बों लेवल तक जाएंगे, वो आपका इलाका नहीं है। और हम कहते हैं कि जो एक कस्टमर इवॉल्व कर चुका है, उसको कह रहा है कि यार मेरे को तो एकदम लग्जरी ब्रांड और प्रीमियम ब्रांड ही बना है, हम कहते हैं उसको अपने दिमाग से निकाल दो, उसको टारगेट ही नहीं करना। भाई जिसको आज एक लग्जरी ब्रांड आपको एम्पोरियम मॉल जाके शॉपिंग करनी है, वो एक माइंडसेट ही अलग है। तो हमें अब उससे इल्यूजन नहीं होना है। हमारा कोर ऑडियंस है मिडिल क्लास है, जहाँ पर उसको अफोर्डेबिलिटी और एस्पिरेशन के अंदर एक बैलेंस रखना, और हम उसको कहते हैं ये मेरा कोर टीजी है और मैं उसको ही ध्यान में रखता हूँ। हमें अपनी, अगर हम आपके स्टूडेंट्स के हिसाब से भी बात करें, हर एक ब्रांड को एक अपनी कोर टीजी आइडेंटिफाई करनी चाहिए। और मेरा मानना है कि ये जो कोर टीजी है ना, इसकी भी पॉपुलेशन 20 करोड़ की है। इस 20 करोड़ को भी हम फोकस कर लेंगे ना, इट्स अ ह्यूज मार्केट रादर देन ट्राइंग टू फोकस ऑन बिलियंस ऑफ पीपल। सो आई वुड से कि इसके लिए इन कोर ऑडियंस को हम दिमाग में रखते हैं। अगर अब मैं उसको और अच्छे से डिफाइन करूं
तो मैं कहूँगा यार ये जो गांव का आदमी है ना जिसकी आप बात कर रहे हैं, हम उनमें से वो आदमी चाहते हैं जो शहर में पहुंच के डॉक्टर बनना चाहता है, जो शहर में पहुंच के वकील बनना चाहता है, जो शहर में पहुंच के कहता है यार मेरे को एक नया मैनेजर बनना है, जो हो सकता है गांव में ही रहना चाहे। एस्पिरेशन भी हो और अफोर्डेबिलिटी भी आए। एब्सोल्युटली। हाँ। और इसलिए हम कहते हैं कि वैसे तो हमने ब्रांड एंडोर्समेंट शाहरुख खान से लेकर ऋतिक की सबकी बात की, तो मैं नहीं चाहता कि हम सिर्फ शाहरुख खान और ऋतिक रोशन के लिए या आयुष्मान खुराना के लिए जूते बनाएं। जो शाहरुख खान बनना चाहता है मैं उसके लिए जूते बनाए। अगर हम कॉन्टेक्स्ट की बात करें, अगर बारात है उसमें दूल्हा है, मैं दूल्हे पे नहीं बारात पे फोकस करता हूँ, जो कि बड़ी मार्केट है, रादर देन दूल्हा। दूल्हा तो एक ही जूता है ना खरीदने वाला, बारात को कैसे फोकस करे, आई थिंक दैट इज माई कोर टीचिंग। तो जब आप स्टोर खोलते हो तो आप टीयर 1 तक जाते हो, टीयर 2 तक जाते हो? सो अगर हम अपनी एक्सक्लूसिव आउटलेट की बात करेंगे तो हम टीयर 2 तक जाते हैं, जहां पर हम टिपिकली पॉपुलेशन मोर देन 5-6 लाख पीपल की बात कितने करते हैं। स्टोर आपके अपने हैं, कितने फ्रेंचाइज्ड हैं? टोटल अगर हमारे 500 दुकानें हैं तो करीब 200 दुकानें हमारी अपनी है और 300 फ्रेंचाइज स्टोर्स हैं। और इसके पीछे क्या आपका फोकस स्ट्रैटेजी रहा? 200-300 का बैलेंस ये कैसे आया? ये अपने आप हुआ या कोई स्ट्रेटेजिक डिसीजन था? लिबर्टी की जब शुरुआत हुई, आवर शूज वर वेरी पॉपुलर और मनी, आपको ही पता है कैपिटल हमेशा बिजनेस के अंदर स्केर्स होती है, एंड कोको स्टोर्स बनाना इज़ वेरी वेरी कैपिटल इंटेंसिव, और आपके पास लोकल स्किल्स भी नहीं होती हैं एक्सपेंशन की, और माइक्रो मैनेज करना एक कंपनी लेवल पे काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है। तो हमारी पूरी एक्सपेंशन फ्रेंचाइज नेटवर्क से होती है। इनफैक्ट वी वर द पायनियर्स इन फ्रेंचाइजिंग इन इंडिया। पहले अगर आप 90s के अंदर बात करें, फ्रेंचाइजिंग की कोई बात भी नहीं करता, तो आवर सिस्टम्स वर वेरी वेरी रोबस्ट, बट देयर केम चैलेंजेस ऑफ फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग आदमी है जो मुनाफा कमाना चाहता है, इसीलिए आपके साथ जुड़ा हुआ है, और वो आपके साथ जितना रिस्क आप ले सकते हो नहीं लेता है। और जो कस्टमर एक्सपीरियंस की आप बात कर रहे हो, हम कहेंगे यार उसको कस्टमर एक्सपीरियंस देना है, आए तो उसको कॉफ़ी भी पिलाइए, चाय भी पिलाइए, एक प्रोफेशनल सेल्समैन उसको हेल्प करिए। ऑब्वियसली इन सब में कॉस्ट लगती है जिससे मार्जिन डिटीरिएट करते हैं। 24 घंटे एसी चलना चाहिए, नॉट 24 घंटे, मतलब जितनी टाइम दुकान खोले उतना एसी चलना चाहिए, कूलिंग बेस्ट होनी चाहिए, लाइटिंग बेस्ट होनी चाहिए। जब ये फ्रेंचाइजी ये एनवायरनमेंट नहीं दे पा रहा था और रिटेल पूरा मॉडर्नाइज हुआ, दैट गेव बर्थ टू अ रिटेल कंपनी, जो मेरी लीडरशिप के अंदर चालू हुई 2003 के अंदर, जहां पर हमने फोकस बनाया कि ऐसी जगह दुकानें खोलनी है, कंपनी स्टोर, जहां फ्रेंचाइजीज नहीं चला पाते। मतलब वी एक्चुअली आइडेंटिफाइड अनवाइबल लोकेशंस टू क्रिएट ब्रांड एक्सपीरियंस। ये तो बड़ा डिफिकल्ट आपने जिम्मा उठाया, क्यों डिसाइड किया ये? ऐसा कि डिसाइड किया कि कस्टमर एक इवॉल्व कर रहा है, नई मॉल्स आ रही हैं, नया ऑर्गेनाइज रिटेल आ रहा है। अगर आप वहाँ पर उस टाइम मॉल के रेंटल्स की बात करें या कस्टमर एक्सपीरियंस की बात करें या हाईटेक इंटीरियर्स की बात करें, जो कि फ्रेंचाइजी के लिए अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। सो हमारे कोको स्टोर्स आते ही उन जगह पर है जहाँ पर रिटेल चलाना अनवाइबल होता है। अगर मैं 10 दुकानें खोलना चाहता हूँ तो मैं कहता हूँ कि उनमें से 2 कोको स्टोर्स हों जो कि कंपनी मैनेज, जो कि आप कहते हैं ब्रांड बिल्डिंग और आपकी ब्रांड पोजीशनिंग के लिए इस्तेमाल हो। 7 दुकानें फ्रेंचाइज की हो जहाँ पर आप पैसा बनाते हैं, फ्रेंचाइज भी पैसा बनाते हैं, और एक दुकान फैक्ट्री प्राइस हो कि जो माल कहीं नहीं बिक रहा, आपको एग्जिट पॉइंट चाहिए। तो अगर आपको 10 दुकानें एक्सपैंड करनी है तो 2 कोको, 7 फ्रेंचाइज और एक फैक्ट्री प्राइस, दैट काइंड ऑफ अ मॉडल वी शुड फॉलो। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो जब आप अपना कोको स्टोर खोलते हैं तो आप एक स्टोर को आइडेंटिफाई कैसे करते हो? क्या मैथमेटिक्स रखते हो? उस महीने का कितना रेवेन्यू होना चाहिए, उसका कितना परसेंटेज रेंटल होना चाहिए, उसका कितना परसेंटेज मैन पावर होना चाहिए, उसका कितना परसेंटेज प्रॉफिट मुझे जूते का आना चाहिए? मैं पर स्क्वायर फीट कैलकुलेट करते हो आप कि मेरा पर स्क्वायर फीट मार्जिन या कैश फ्लो हो, या मैं कैसे मैं आसपास के एनवायरनमेंट को इवैल्यूएट करता हूँ? आप अपना स्टोर खोलते हुए, क्योंकि आपका जेब से पैसा जा रहा है, खुद का पैसा लग रहा है, तो आप किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं जो आपके टिक बॉक्स है कि हाँ ओके होना चाहिए? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड डीप रूटेड क्वेश्चन। तो अगर आप बात करें, जो हमारी कंपनी स्टोर एक्सपेंशन है उसको हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं मॉल स्टोर्स, कि यार ये नई मॉल्स खुल रही हैं, आपको यहाँ पर प्रेजेंस चाहिए तो आपको वहाँ पर दुकान लेनी पड़ती है। दूसरा हम कहते हैं कि दीज आर इवॉल्विंग मार्केट्स, जिसको आप कहते हैं ये यार इस शहर के अंदर एंटर करना है, आपको वहाँ पर एक रेलेवेंट शॉप्स खोलनी चाहिए और आप एक रेलेवेंट मार्केट्स आइडेंटिफाई करते हो, जिसको हम न्यू मार्केट्स की बात करते हैं। आपने कहा कि मेरे को इस शहर के अंदर एक्सपेंशन करनी है और पहला दुकान हो सकता है फ्रेंचाइजी ना हो, तो आपको लगता है कि बहुत अच्छा पोटेंशियल है तो आप वहाँ पर खोलने जाते हैं। और तीसरा हम कहते हैं कि उस ज्योग्राफी को उस शहर में कवर करने के लिए आपको मल्टीपल स्टोर्स खोलने हैं। तो आपके लिए तीनों जगह क्राइटेरिया अलग हो जाते हैं। मॉल के अंदर क्राइटेरिया अलग, न्यू मार्केट के अंदर एंटर करना है तो अलग, और न्यू मार्केट के अंदर मतलब उस शहर के अंदर अगर आपको मल्टीप्लाई करना है कि जैसे आपने कहा दिल्ली के अंदर दिल्ली को कवर करने के लिए कितनी चीज़ चाहिए, तो तीनों के लिए आपके अलग अलग होते हैं।
टिपिकली अगर हम बात करते थे तो रेंटल की परसेंटेज करीब हम 10% लेके अपनी स्टोर की प्लानिंग करते थे, लेकिन आज जो मैंने देखा है लुकिंग एट द रियल एस्टेट प्राइसेस, करीब 15% तक आपकी रेंटल कॉस्ट। दैट्स वेरी हाई। करेक्ट। तो आइडियली हम 10% करते हैं, लेकिन हमारे केस के अंदर करीब अभी ये 15% रेंटल ये कॉस्ट। इसलिए क्योंकि मॉल्स की एक्स्ट्रा कॉस्ट फैक्टर इन हो रही है, एब्सोल्युट। मॉल्स में रेंटल ज़्यादा होगा। मॉल्स में रेंटल ज़्यादा है, या आप प्राइम मार्केट्स के अंदर जाते हो तो रेंटल ज़्यादा है। और जो थोड़ी ये रेंटल परसेंटेज इसलिए भी हाई हुई क्योंकि देयर इज अ बिग शिफ्ट ऑफ कंज्यूमरिज्म, कि वो दुकान पे जाते हैं सिर्फ आपको टच एंड फील करने के लिए, लेकिन वो घर पे आके कहते हैं चलो ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं। सो देयर इज अ बिग कस्टमर शिफ्ट। तो आपको अपनी रिटेल विंडोज ओपन रखनी पड़ती हैं फॉर कस्टमर टू टच एंड फील, मे बी दे बाय ऑनलाइन। तो आज आपको एक ऑमनी एनवायरनमेंट में काम करना पड़ता है, जहाँ पर आप कंज्यूमर से इंटरफेस कर रहे हो और आपको भूलना पड़ता है कि ये प्रॉफिट मेरा दुकान से आया या ऑनलाइन से आया। ऑनलाइन वाले को रिटेल चाहिए टच एंड फील के लिए, और रिटेल वाले को वो कहता है यार मैं घर बैठ के मंगा लूंगा, तो वाई आर यू नॉट अवेलेबल ऑनलाइन। एक मैं यहाँ पे व्यूअर्स को अपने एक बड़ी काम की बात बताना चाहता हूँ, जो आपके साथ में मिलके समराइज होती है। रिटेल बिजनेस की बात हो रही है, जहाँ वी मार्ट होगा, विशाल मेगा मार्ट होगा, V2 रिटेल होगा, ये होंगे, ये जो वैल्यू ब्रांड्स हैं, जो ये लोग का मार्केट है 60 करोड़ जनता हमारे भारत की, 70 करोड़ जनता हमारे भारत की, जिसकी मंथली इनकम 20-25-30 हज़ार रुपये महीना है। यहाँ पे रिटेल का रेंटल 5% चलता है, इससे ज़्यादा हो तो इनकी वायबिलिटी चली जाती है क्योंकि इनका प्राइस पॉइंट कम है। और जब मैं बात करता हूँ लिबर्टी की, तो आपकी मार्केट है 20 करोड़ जनता, तो आपका टीजी और स्मॉल है, यहाँ पे थोड़ा प्राइस पॉइंट और ज़्यादा है, तो इसीलिए आप शायद 10 से 15% के बीच में रेंटल्स दे पा रहे हैं। मुझे बाकी यूनिट कॉस्टिंग थोड़ी अगर बताएं कि एक रिटेल के अंदर और किन कॉस्टिंग पे आप कंट्रोल करते हैं, यार इससे ज़्यादा कॉस्टिंग ना हो नहीं तो वायबिलिटी हिल जाएगी। सो अगर आप लिबर्टी की बात करें तो टिपिकली अगर मैं एवरेज साइज ऑफ स्टोर की बात करूं तो हमारा एवरेज साइज ऑफ स्टोर करीब 1000 स्क्वायर फीट होता है, और इसके अंदर हम बोलते हैं कि करीब 1 करोड़ रुपए का धंधा आपका आना चाहिए साल का, और आपकी HR कॉस्ट करीब 5% से 7% के बीच में रहनी चाहिए, और टिपिकली आपकी डिस्काउंट परसेंटेज 5% से कम रहनी चाहिए। दैट मीन्स जो आप डिस्काउंट पे माल निकालते हो, फुल प्राइस पे नहीं निकालते हो, वो 5% से कम रहनी चाहिए। टिपिकली ये की पैरामीटर्स है जो आपके कंट्रोल के हाथ में है, उसके अलावा आपको कोई चीज़ें ज़्यादा कंट्रोल की नहीं है। अगर आप 3 पैरामीटर्स भी है या 4 पैरामीटर्स आप कंट्रोल कर लेंगे, सो आई थिंक यू विल बी सक्सेसफुल इन बिजनेस। अगर 8-9 लाख रुपए महीने का रेवेन्यू कर रहा है वो, Correct. आपने 1 करोड़ साल का बोला, करेक्ट। 8-9 लाख रुपए महीने का रेवेन्यू कर रहा है, तो उसमें लास्ट में मार्जिन क्या बच जाता होगा? अगर आप बात करें तो टिपिकली जो हमारे आपकी लिबर्टी एक फ्रेंचाइज है। हाँ फ्रेंचाइज है, तो टिपिकली उसका जो इन्वेस्टमेंट लगता है, हम मान के चलते करीब 50 लाख रुपए लगता है ये बिजनेस करने के लिए, और अगर वो 1 करोड़ का धंधा करता है तो उसका करीब 10 से 12% रिटर्न बनता है, सॉरी मार्जिन बनता है, जो कि साल का करीब 12 लाख रुपए हुआ। तो आपकी 50 लाख की इन्वेस्टमेंट पे 12 लाख रुपए की रिटर्न आती है, तो करीब 20 से 25% की रिटर्न आई आपकी कैपिटल पे। तो आपके जो फ्रेंचाइजीज हैं उनका स्टिकीनेस कैसा है आपके साथ में? क्या एक्सपीरियंस रहा अभी तक फ्रेंचाइज क्लोजर पे, या फ्रेंचाइज स्टिकीनेस पे, या फ्रेंचाइज की लाइफ टाइम वैल्यू पे? अभी तक का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? As far as I'm concerned, we feel the stickiness is very high, लेकिन इसके अंदर बदलाव की जरूरत है। आज हमें पूरा रिटेल नेटवर्क को मार्जिन बिल्डिंग की जगह एक्सपीरियंस बिल्डिंग पे लेके जाना पड़ेगा, द वे मार्केट इज इवॉल्विंग। तो आज जो रिटेल स्टोर्स हैं ऑलमोस्ट शो विंडोज बनते जा रहे हैं, बिकॉज जो एक कन्वीनियंट शॉपिंग आज घर पे आ गई है ऑनलाइन के थ्रू, तो आपको पूरे एनवायरनमेंट को एक इकोसिस्टम में देखना पड़ेगा कि हाउ डू यू हेल्प हिम ऑप्टिमाइज द बिजनेस। तो थोड़ा सा उस मॉडल को इवॉल्व करना पड़ेगा और चेंज की जरूरत है। जैसे मैं बिजनेस में कहता हूँ कि वॉट यू डू इज नॉट कॉन्स्टेंट, सो यू नीड टू कॉन्स्टेंटली इवॉल्व। तो आज हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, एटलीस्ट जो हमारा दिमाग चल रहा है कि हाउ डू यू क्रिएट डिफरेंशिएटर फॉर अ कंज्यूमर, कि वो ऑनलाइन पे भी तो प्रोडक्ट मिल ही रहा है ना, और पहले रिटेल पे भी प्रोडक्ट मिलता था। तो अब रिटेल को आप एक्सपीरियंस सेंटर बना रहे हो। एक्सपीरियंस सेंटर, जहां पर आपको जाके एक एक्स्ट्रा सर्विस मिले which drives you to go to that store. तो एक्सपीरियंस बिकम्स द न्यू बैटलग्राउंड। Experience becomes the new battleground. और अदरवाइज अगर आपको सिर्फ स्टॉक ही चाहिए और आप एजुकेटेड आदमी, तो आपको यार मैं ऑनलाइन सर्च करूंगा, फोटो ठक ठक सामने आई, अवेलेबल, घर बैठे बैठे कन्वीनियंटली आ जाएगा। यू डोंट सी अ नीड टू गो टू अ रिटेल स्टोर। तो आपको एक एक्सपीरियंस पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि जहां पर आपको हाँ यार दुकान जाके मजा आता है, यहाँ से जूता लेता हूं ना, घर पे भी आ सकता है। लेकिन जो ये तो हमने जो हीलर्स ब्रांड अपना इंट्रोड्यूस किया, सो द DNA इज कि भाई आप हीलर्स मीन्स कंफर्ट आपको देगा।
तो हम अपने सेल्समैन को ट्रेन कर रहे हैं कि वो आपकी फुट एनाटमी को समझ सके, आपको सही कंसल्टेंट की तरह गाइड कर सके, व्हाट काइंड ऑफ शू यू शुड बाय, आपको दिमाग नहीं लगाना पड़े, आपके फुट को समझे, शू के लास्ट को समझे, उसकी प्रॉपर फिटिंग कैसे आए, और आपको एक प्रॉपर फिटिंग सर्विस दे वो। और दैट इज द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस वी आर टॉकिंग अबाउट, कि जहाँ सेल्समैन कम्स अक्रॉस एज अ प्रोफेशनल टू यू, और आपको लगे हाँ यार नहीं, ऑनलाइन पे मैं ये फालतू में दिमाग लगा रहा हूँ, आता रिटर्न करता, फिटिंग ठीक नहीं आई। तो जो परफेक्ट फिटिंग सर्विस आपको एक सेल्समैन दे सके, आई थिंक दैट इज द डिफरेंशिएटर वी आर ट्राइंग टू इन्वेस्ट इन। से फॉर एग्जांपल हमने एक नई इनोवेशन पे और ट्राई कर रहे हैं कि टिपिकली आपने मेंस सेल्समैन देखे होंगे शू शॉप पे, और हम कह रहे हैं कि लेडीज कस्टमर्स माइट फील अनकंफर्टेबल, माइट नॉट नेसेसरी कि हर एक कोई अनकंफर्टेबल हो। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एक लेडी सेल्समैन हर एक सेल शोरूम पे ऐड करें, जहाँ पर एक विमेन कस्टमर को एक सेंस ऑफ कंफर्ट मिले कि हाउ डू यू मेक शॉपिंग मोर कंफर्टेबल फॉर देम। 2-3 दफ़ा आपने ऑनलाइन की बात कर ली तो मेरा मन थोड़ा वहाँ रुका है, तो मैं कॉन्वर्जेशन से कॉन्वर्जेशन निकल रही है, आई वांट टू कीप इट फ्लोइंग, नेचुरल रखना चाहता हूँ। जितना मैं जानता हूँ आज इंडियन शू इंडस्ट्री के अंदर जो ऑनलाइन मार्केट है टू द टोटल सेल्स इस समय 15% पहुँच चुका है। और ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना 15% पे आ जाएगा, ये एक बड़ा नंबर है, तो यानी कि ट्रेंड दिख रहा है, एंड ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। मैं आपसे जानना चाहता हूँ आप इस इंडस्ट्री को कैसे देख रहे हो, और क्या लग रहा है कि ऑनलाइन ट्रेंड कितना इवॉल्व होगा और ये कहाँ तक पहुँचेगा और कितने साल में कहाँ तक जाएगा? अगर हम वेस्ट से भी कंपेयर करें, ऑनलाइन इंडिया के अंदर एक नई चीज है, लोगों को बहुत मजा आ रहा है और एक ह्यूज कन्वीनियंस है, और मैं मानता हूं कि ट्रेंड इज फ्रेंड, जैसे आपने वर्ड बोला, बड़ा इंटरेस्टिंग तो होना चाहिए। कुछ चीज़ें मेरे हिसाब से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट हो रही है, जो कि मैं काफ़ी फोरम्स पे हाईलाइट भी करता हूँ। अगर आप बात करें ऑनलाइन के अंदर, 2-3 चीज़ें हैं। एक सीओडी जैसी चीज़ इंट्रोड्यूस हुई, कैश ऑन डिलीवरी, मतलब कस्टमर को कुछ पैसा नहीं देना, ऑर्डर कर दिया, आया। बहुत कस्टमर मैं जानता हूँ जो कि ऑर्डर करते हैं, पहनते हैं, ट्राई करते हैं और बेकदरी से उसको रिटर्न कर देते हैं। तो आई थिंक कस्टमर हाइजीन इंडिया में थोड़ा सा कम है, एंड रिटर्न फैक्टर उसके लिए करीब 30% है, और जो हमने देखा हाई रिटर्न इज इन सीओडी कस्टमर। तो हमें इस मैट्रिक्स को थोड़ा सुधारना पड़ेगा। अगर जेन्युइन कस्टमर की प्रॉब्लम है और वो एक्सचेंज करना चाहता है, रिटर्न करना चाहता है, वी एक्सेप्ट इट, लेकिन इंडिया के अंदर काफ़ी लोग जेन्युइन रिटर्न्स नहीं करते हैं। इट्स अ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन जिसको हमें कैप्चर करना चाहिए। वर्ल्ड में अगर हम बात करें, कुछ ब्रांड्स हैं जो प्योर ऑनलाइन पे ही प्ले कर रहे हैं, कुछ ब्रांड्स हैं जो दोनों कर रहे हैं, और कुछ जो खाली रिटेल पे कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि ऑनलाइन इज अ ट्रेंड जो कि कन्वीनियंस के लिए हमें रखना पड़ेगा, लेकिन शॉपिंग इज एन एक्सपीरियंस, दोनों को बैलेंस करना चाहिए। और मेरा मानना है कि 15-20% ही ऑनलाइन रहना चाहिए। कैसे इवॉल्व करेगा, बिकॉज अगर आप देखें कि इंडियन कंज्यूमर कैसे इवॉल्व करेगा, आई हैव नो टूल टू प्रेडिक्ट इट, लेकिन मेरा ऐसा मानना है एज एन एंटरप्रेन्योर दैट वी शुड क्रिएट अ बैलेंस, एंड आई वुड लाइक टू क्रिएट अ बैलेंस टू क्रिएट मोर एक्सपीरियंस। और मैं चाहता हूँ कि लोग घर में हर चीज़ ना पाए, और उनसे घर से बाहर निकलने की अपॉर्चुनिटीज़ हमें देनी चाहिए। एंड आई वुड स्टिल बैंक अपॉन 80 to 90% बिजनेस ऑफलाइन एंड अबाउट 10 to 20% ऑनलाइन। हमने अलग अलग टॉपिक्स उठा रहे हैं क्योंकि अभी जूते की इंडस्ट्री को पूरा समझ रहे हैं। आपसे आज कस्टमर्स को, व्यूअर्स को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अनुपम जी, मैं ना एक टॉपिक है जिस पे बड़ा फोकस करता हूँ, और ख़ास तौर से लीडरशिप फनल में, जिसको मैं बोलता हूँ कैश कन्वर्जन साइकिल। अब कैश कन्वर्जन साइकिल में समझो 4 स्टेप हो गए। मैंने पीछे से मान लिया रॉ मटेरियल, मैंने उसको बनाया, रॉ मटेरियल आया, मैंने बनाया, पीछे मुझे पेमेंट करना है, मैंने वैल्यू ऐड किया, जूता रेडी हुआ, कुछ दिन मेरे पास रहा, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर के पास रहा, उसके बाद रिटेलर के पास रहा, उसके बाद शेल्फ ऑफ टेक हुआ, वहाँ से पेमेंट डिस्ट्रीब्यूटर को आई, वहाँ से पेमेंट मुझको आई, मैंने पीछे करी। इसको हम बोलेंगे कैश कन्वर्जन साइकिल। अब कुछ तो होते हैं इसके अंदर, समझो ऐसे जो मैन्युफैक्चरिंग खुद नहीं कर रहे हैं, और कुछ हैं जो मैन्युफैक्चरिंग खुद कर रहे हैं। अब मैं जब जूते की इंडस्ट्री को समझ रहा था तो मैंने देखा कि बाटा जो है 12 दिन के अंदर पूरा कैश कन्वर्जन साइकिल पूरा कर रहा है। जब मैं रेड टेप को देख रहा हूँ तो रेड टेप थोड़ा टाइम ले रहा है, वो 21 दिन लगा रहा है। जब मैं कैंपस को देख रहा हूँ, ये एक्शन वालों का है, वो 34 दिन में कैश कन्वर्ट कर लेते हैं, पीछे तक पूरी पेमेंट करके एक जूता
का कंप्लीट हो गया साइकिल पूरा। रिलैक्सो को ज़्यादा टाइम लग रहा है 41 दिन, पर लिबर्टी को 63 दिन तक लग रहा है। ये डिफरेंस कहाँ से आता है और इससे आपके कैश फ्लो पे भी इम्पैक्ट आता होगा? थोड़ा मैं ये जानना चाहता हूँ, आप लोग कैश कन्वर्जन साइकिल को कैसे देखते हो और ये दो तरह की कंपनीज में क्या डिफरेंस है? एक तो जो है पूरा बाहर से बनवा रहे हैं और खाली बेच रहे हैं, और एक जो खुद बना रहे हैं और बेच रहे हैं, तो दोनों में फ़र्क तो आता होगा कैश कन्वर्जन में। और मैं आपकी बिजनेस नॉलेज की दाद देना चाहूँगा कि आप कहाँ डीप रूटेड और अपने ऑडियंस को और लीडरशिप फोरम में आप रियल लीडरशिप फनल, हाँ लीडरशिप फनल के हाँ, अंदर उसकी ज़रूर तारीफ करिएगा आप। हाँ, बट एक्चुअली आपके जो पॉइंट्स बहुत रेलेवेंट है एंड आई थिंक दे आर माइंड, और हमें लगता था हम बोर्ड रूम में ये चीज़ें डिस्कस करते हैं, बट आप ऑडियंस तक ये सब चीज़ें लेके जा रहे हैं। ये बहुत डीप पॉडकास्ट है। जो इस पॉडकास्ट को देखता है ना, जो बड़ा बिजनेस शो जो पॉडकास्ट को देख ले, वो बिजनेस को बहुत गहराई से पकड़ेगा, और अगर आपने भी अप्रिशिएट किया तो हमारे को भी अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। लिबर्टी की एक हम बोलेंगे वीकनेस एरिया है, इस पे हमें फोकस करना चाहिए एंड आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इट बिकॉज ये एक बहुत एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है जिसके अंदर हमें करना चाहिए। बाटा के अंदर ये बहुत अच्छा इसलिए है बिकॉज दे आर वेरी रिटेल सेंट्रिक बिजनेस और ट्रेडिंग सेंट्रिक बिजनेस, क्योंकि उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा ना इन्वेस्ट किया। रिटेल करते हैं मतलब आपने क्रेडिट में खरीदा और आपने कैश में बेचा, तो ऑब्वियसली क्रेडिट साइकिल सबसे। सुनना ध्यान से, पीछे कोई और जूता बना रहा है, उसको पैसे दूंगा 90 दिन में। गल्ले पे जूता बेचा, पैसे लूंगा अभी के अभी। तो यहाँ कैश कन्वर्जन साइकिल बेटर है। दोनों मॉडल को समझिए ध्यान से। यहाँ कोई और जूता बना रहा है, कौन बना रहा है? रामलाल तुम जूता बना के लाओ, मेरे लिए 1 लाख जोड़ी। श्यामलाल तुम 1 लाख जोड़ी जूता बना के लाओ। घनश्याम लाल तुम 2 लाख जोड़ी जूता बना के लाओ, लेकिन पेमेंट 3 महीने बाद दूंगा। पर गले पे पेमेंट हाथ के हाथ आ रही है। ये एक मॉडल है। और फिर एक मॉडल है जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंट्रिक मॉडल है इंडिया के अंदर, जो मल्टी ब्रांड स्टोर्स हैं वो आपको पेमेंट साइकिल के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम देते हैं। तो जितना आपका ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन सेंट्रिक बिजनेस है इंडिया कॉन्टेक्स्ट के अंदर, आपका कैश साइकिल बढ़ना चालू हो जाता है। क्या वो बिजनेस छोड़ देना चाहिए? मैं उसको भी रिकमेंड नहीं करता। उसको ऑप्टिमाइज करना चाहिए, मैं डेफिनेटली उसको रिकमेंड करता हूँ। और ये कैश साइकिल को मैनेज करना सबसे बड़ी ब्यूटी है। और मैं जो फिर से आपको लेके आता हूँ, अगर आप कंज्यूमर को हार्ट पे ले आओगे, अगर आपका कंज्यूमर प्रोडक्ट अच्छा कर रहा है तो आप एक स्ट्रिक्ट बिजनेसमैन की तरह बात कर सकते हो और बोलो यार तू पैसा नहीं दे रहा, तेरे को माल नहीं मिलेगा। फिर वो ये नहीं कहता कि मैं चलो किसी और से ले लूंगा। तो आपका कंज्यूमर सेंट्रिक जैसे ही आपका फोकस आएगा तो आपकी कैश साइकिल्स इंप्रूव होने चालू हो जाएंगे। अगर आपका कंज्यूमर सेंटिमेंट्स वीक हैं तो आपको ज़्यादा उधार पे माल देना पड़ेगा और वो आपकी कैपिटल से प्ले करना चालू कर देंगे, विच इज़ नॉट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। और इस पर हमें डेफिनेटली फोकस करना चाहिए और इम्प्रूव करना चाहिए। देखिए, 2 बातें फिर से समझ में आई। एक जो मैंने अभी थोड़ी देर बता के हटा, एक मैं फिर समराइज़ करता हूँ अनुपम जी आपकी बात। अगर मेरे खाली रिटेल आउटलेट्स हैं, वहाँ कैश कन्वर्जन बेटर है। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू जा रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, उसने होलसेलर को दिया, उसने जाके किसी गाँव में, किसी शहर में, किसी जगह रिटेलर को दिया, वहाँ से पैसा आ गया, वहाँ से इधर आएगा, वहाँ से इधर आएगा, वहाँ से मेरे पास आएगा, मेरे पास से पीछे जाएगा। ये साइकिल लंबी है। लेकिन खुद के आउटलेट्स हैं, जैसे बाटा के ज़्यादा आउटलेट्स खुद के हैं उनके अपने, तो फिर वहाँ पे आपका कैश कन्वर्जन फास्ट होगा। तो ये भी सीखने की ज़रूरत है। आज इस इंडस्ट्री में हम लोग नई नई चीज़ें सीख रहे हैं। मैं थोड़ा कंज्यूमर को, आपने जो अपना टीजी को समझने की बात किया, वहाँ पे आता हूँ। प्यूमा, नाइकी, एडिडास, स्केचर्स, दे आर नोन फॉर केटरिंग यंग कस्टमर। और यंग कंज्यूमर बेस को टारगेट करने के लिए अगर लिबर्टी शूज़ को जाना है वहाँ पे, तो लिबर्टी शूज़ अपने आप को, ब्रांड को पोजीशन कैसे करता है, उन 20 करोड़ लोगों में कैसे पोजीशन करता है कि यंग कस्टमर भी मेरे पास रहे। फिलहाल आपकी टीजी में जो एवरेज एज है वो क्या चल रहा है इस समय? कौन सी एज के लोग आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं? कहाँ से आपका मैक्सिमम रेवेन्यू आता है? टुडे वी वुड से वी आर एवरेजिंग एज ऑफ अबाउट 40 ईयर्स। और मैं चाहता हूँ कि जो मेरे लिए फोकस रहना चाहिए, जो मैं अपनी टीम के साथ भी डिस्कस करता हूँ, 25 to 50 ईयर्स। यहाँ मैं मानता हूँ कि एक इंसान थोड़ा मेच्योर हो जाता है, वो थोड़ा स्थिर हो जाता है, एंड देन दे लुक एट कोर ब्रांड्स लाइक अस। टीनेज एक बड़ी इंटरेस्टिंग मार्केट है, अच्छा प्रीमियम देते हैं, अच्छा फैड क्रिएट करते हैं, लेकिन इट्स अ वेरी वेरी चैलेंजिंग मार्केट बिकॉज इट इज़ नॉट ईजी टू सर्विस उतना यंग कस्टमर। जो 18 साल वाला लड़का होता है या लड़की होती है, वो बहुत जल्दी चेंज और बहुत ज़्यादा उनको एक फंक चाहिए होता है, जिसके अंदर आपकी जो कॉस्ट ऑफ डिस्काउंटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। सो टुडे आई वुड लव टू से focus on a woman who's looking for a lasting comfort than the most stylish fashion. तो हमारा कोर टीजी हम मान के चलते हैं 25 से 50 साल के अंदर है, और मैं थोड़े स्थिर कस्टमर को ज़्यादा फोकस करता हूँ, बहुत ज़्यादा एडवेंचरस कस्टमर को मैं फोकस नहीं करता। आपका प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, जो आपने शुरू में बताया, थ्रूपुट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, T/V, वो आपका ज़्यादा कहाँ आता है? यंगस्टर्स के कोर साथ लाइंस आता के है? अंदर, कोर लाइंस के अंदर आपका वॉल्यूम ज़्यादा अच्छा रहेगा बिकॉज आप हाई वॉल्यूम पे प्रोडक्शन करेंगे, स्केल बेटर आएगा तो कॉस्ट कम होगी। द मोमेंट आप हाई फैशन पे चले जाते हैं,
तो आपकी MOQs भी कम हो जाते हैं, रॉ मटेरियल कॉम्प्लेक्स हो जाती है, मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा महंगी हो जाती है, तो स्केल का गेम है। तो आप जितना ज़्यादा हाई फैशन करते रहेंगे उतनी कंजम्पशन कम ड्रॉप होती रहती है, और आप कोशिश करते हो कि हर एक फैशन को मासिफाई कर पाओ। मतलब एक ट्रेंड है, उसको कैसे ट्रेंड में कन्वर्ट करो कि वो मासिफाई हो जाए, मतलब ज़्यादा लोग उसको पहनना चालू करें। ताकि आपका इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ जाए। करेक्ट। अभी आपको इकोनॉमीज ऑफ स्कोप का कितना बेनिफिट मिलता है? मैं डिफरेंस सबको बता देता हूँ। इकोनॉमीज ऑफ स्केल है मतलब एक आइटम पहले 100 बना रहा था, अब 10,000 बना रहा हूँ, तो पर यूनिट आइटम मेरी कॉस्ट घट गई। इकोनॉमीज ऑफ स्कोप है, मैं पहले खाली बच्चों का जूता बना रहा था, अभी मैं बड़े का भी बना रहा हूँ, अभी मैं अंकल का भी बना रहा हूँ, आंटी का भी बना रहा हूँ, बूढ़ी दादी का भी बना रहा हूँ, छोटे बच्चे का भी बना रहा हूँ, सबका बना रहा हूँ। तो उसमें भी मेरी रॉ मटेरियल पीछे से और जो सामान और सप्लाई आ रही है पीछे से, उसकी यूनिट लेवल कॉस्टिंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। आपका फोकस कहाँ है ज़्यादा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल या इकोनॉमीज ऑफ स्कोप? क्योंकि आपके एसक्यू भी बहुत ज़्यादा है। तो हमने इनफैक्ट मेरी जो 3-4 साल से लर्निंग है, मैं अपना स्कोप को कम कर रहा हूँ, बिकॉज आई थिंक वी वर टारगेटिंग टू मैनी पीपल। अब आप स्लो मूविंग आइटम हटाओगे? स्लो मूविंग, और मैं अपनी कुछ कैटेगरीज भी हटा रहा हूँ। तो जो अगर आपने मेरी कॉन्वर्सेशन में देखा होगा कि हम 10 ब्रांड्स को पहले सर्विस करते थे, मैं कोशिश करके उसको कन्वर्ज कर रहा हूँ 4 ब्रांड्स के अंदर। और अगर मैं आपको समझाऊं, तो मैंने कुछ कैटेगरीज को लेट गो किया है, स्पेशली जैसे विमेन हाई फैशन, हम कह रहे हैं उसको लेट गो कर दो। लेट गो करना बेटर होता है, बिकॉज जो 80-20 फॉर्मूला हमने किया, बहुत ज़्यादा स्कोप को बढ़ाना, जैसे लिबर्टी पहले हम फैमिली फुटवेयर कहते थे कि यार 2 साल से बच्चे से लेकर 50 साल तक, तो अब मैं बहुत प्राउडली कहता हूँ कि वी आर फोकसिंग अवर ब्रांड ऑन सर्टन सेगमेंट्स, और बहुत ज़्यादा स्कोप बढ़ाना नहीं चाहिए, बिकॉज एक ब्रांड सभी स्कोप को एड्रेस कर ही नहीं सकता, जो कि एक 25 साल पहले वो पॉसिबल था, बिकॉज सबकी एस्पिरेशंस एक थी, सबको एक काला अच्छा कंफर्टेबल जूता चाहिए था जो सबके साथ चले, दैट वाज द कस्टमर परसेप्शन। बट टुडे वो उसको स्नीकर अलग चाहिए, बोट शू अलग चाहिए, फॉर्मल शू अलग चाहिए, स्पोर्ट्स शू अलग चाहिए, क्रिकेट के लिए अलग चाहिए, पिकल बॉल के लिए अलग चाहिए। सो नाउ टू बिकम एक्सपर्ट इन एवरीथिंग, जैसे आज आप कहते हैं ना आपको अच्छा खाना खाना है यार, चाइनीज खाना, तो यू वांट टू गो टू अ चाइनीज स्पेशलिटी रेस्टोरेंट रादर देन गोइंग टू अ मल्टी फूड Multiplication, रेस्टोरेंट। हाँ। तो आज हमें फोकस करना चाहिए, और मैं कहूँगा कि स्कोप को एटलीस्ट एट लिबर्टीज, माई लर्निंग इज कि जब मैं स्कोप को थोड़ा कम कर रहा हूँ, तो रेवेन्यूज एंड मार्जिन आर इम्प्रूविंग। और आपका मेरे ख्याल डेड इन्वेंट्री भी कम होता कम होगा। होती है। डेड इन्वेंट्री से बचते हो, डेड इन्वेंट्री अपने आप में बहुत पेनफुल होता है। एक बात बताइए, आप पोजीशनिंग मार्केटिंग की बातचीत इतनी करी आपने, आपका कस्टमर है कौन? एक कस्टमर होता है बायर, एक होता है बार्गेनर। आपका एक्चुअल टीजी कौन है, बायर है कि बार्गेनर है? सो आई वुड से बायर इज माई रियल टीजी, बार्गेनर। और मेरा मानना है कि ब्रांड को एस्पिरेशन और बिल्ड करने के लिए अगर आप बार्गेनर पे फोकस करोगे, तो आप इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में हीरो नहीं बन पाओगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि एस्पिरेशन तो ब्रांड में रहनी चाहिए, और लेकिन अगर वो हर टाइम डिस्काउंट पे मिलेगा तो वो एस्पिरेशन धीरे धीरे किल हो जाती है। तो आई वुड से रियल बायर इज आवर टीजी। तो टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करते हैं। एक टेक्नोलॉजी आपने बताई कि बाजार में क्या तेज मूव कर रहा है, 30 दिन के अंदर बिका, तो मैंने अपनी असेंबली लाइन पे उसकी स्पीड बढ़ा दी, और मैंने देखा कि भाई उसके वॉल्यूम मेरे को ज़्यादा ऐड करने हैं, और वॉल्यूम ऐड करूंगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे मेरे को यूनिट लेवल इकोनॉमिक्स पे कॉस्टिंग अच्छी आएगी, मैं उस पर मेरा थ्रूपुट भी निकलेगा, मार्जिन भी आएगा, प्रॉफिट भी आएगा। एक टेक्नोलॉजी आजकल डिजिटल इनोवेशन भी आ रही है, जिसमें वर्चुअल ट्राई ऑन होते हैं, AI रिकमेंडेशन होते हैं, 3D फुट स्कैनिंग होती है, साइज रिकमेंडेशन होते हैं। कि लिबर्टी इन टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की तरफ अभी कहाँ देख रहा है अपने आप को? As a technology person, we should always have the eyes open to everything. At the same time, I would also like to recommend कि जितनी भी टेक्नोलॉजीज है ना, हम इंडिया के अंदर सब ले आते हैं, लेकिन एब्जॉर्प्शन और इम्प्लीमेंटेशन इज ऑलवेज अ चैलेंज फॉर कंज्यूमर एंड फॉर अस। जैसे अभी हमने बहुत हाल ही में अपने शोरूम्स के ऊपर मशीन लगाई, जहाँ पर आपका लाइव फुट स्कैन हो रहा है, और आपके हिसाब से कस्टमाइज फुटबेड आपके लिए बन के आ जाएगा, जो कि विल मेक यू मोर कंफर्टेबल। बट उसकी प्राइस 2-3 हज़ार रुपये रहेगी, क्योंकि आप जब इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी लोगे, इज इंडियन कंज्यूमर रेडी फॉर इट? आई डोंट थिंक सो इट इज रेडी। तो मैं सबको ये बोलूंगा कि हर टेक्नोलॉजी को लाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या सारी टेक्नोलॉजीज वाइबल हैं? आई थिंक वी शुड डू दैट एनालिसिस वेरी वेल। फैड के लिए कुछ भी लेके आइए, लेकिन बिजनेस के अंदर उसकी बिजनेस सेंस कैसे बने। फैड एक्सप्लेन कर दो एक बारी। फैड का मतलब है कि भाई लाना कि यार बस मैं लेटेस्ट लेके आ रहा हूँ, तो दैट इज फैड, कि भाई आप बस लाना है मेरे को क्योंकि मेरा मन है। लेकिन बिजनेस वायबिलिटी हर एक चीज के लिए होना है। तो मैं कहता हूँ टेक्नोलॉजी का उतना इस्तेमाल करना चाहिए जितना कंज्यूमर एब्जॉर्ब कर सके और उसके लिए आपको पैसा दे सके, रादर देन सिर्फ बस लानी है तो बस टेक्नोलॉजी लेके आ जाए। तो जैसे आपने वर्चुअल ट्रायल वगैरह की बात की, आप, मेरे को नहीं पता आप कितने ऑथेंटिक ऑनलाइन बायर है,
हाउ मेनी पीपल एक्चुअली यूज इट? नॉट टू मेनी। अभी जो दो चार टीनेजर हैं, अडॉप्शन कर्व में ना मुझे लगता है आधा जनरेशन और जाएगी। आधा जनरेशन, एक जनरेशन का गैप मान लेते हैं हम, एक बच्चा पैदा हुआ और उसने अगला बच्चे को जन्म दिया और वो ग्रो कर रहा है, तो हमें मान लेते हैं कि मतलब उसका 50% टाइम, यानी कि मेरा ऐसा अंदाज़ा है जो मैं अगर समझता हूँ, मुझे लगता है कि अडॉप्शन कर्व में इसको वर्चुअल ट्रायन को पूरी तरह अडॉप्ट करते करते, मतलब एक बड़े वॉल्यूम अडॉप्ट करते करते अभी 12 साल और लगने चाहिए। आई एम यंग बाय हार्ट बट आई हैव स्लाइटली ट्रेडिशनल थिंकिंग। मेरे को लगता है कि जैसे आज वर्चुअल वर्ल्ड की हर एक कोई बात करता है, वर्चुअल वर्ल्ड में तो ये हो गया कि आप अपने कमरे से निकलोगे ही नहीं, जूता भी आपको वहीं ट्राई करना है, खाना भी आपको वहीं डिलीवर करना है, टीवी देखते रहना है और गॉगल्स पहन के आप बैठे रहोगे। आई डोंट बिलीव इन दैट वर्ल्ड। आई समहाउ फील देयर शुड बी बैलेंस। आई वांट टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज कि मैं आपको घर से बाहर निकालूं। तो आपको घर से बाहर जाना है, मैं आपको वर्चुअल ट्राई नहीं कराना चाह रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप घर से बाहर निकले, मॉल में जाएं, एक्सपीरियंस सेंटर पे आए। एक्सपीरियंस सेंटर पे आइए। मैं नहीं इमेजिन कर पा रहा हूं वो वर्ल्ड जहां पर सिर्फ घर है और रोड पे कोई ट्रैफिक नहीं और आप अपने कमरे में बैठ के सारा कुछ वर्चुअली कर रहे हैं। मेरे हिसाब से वो अनरियल वर्ल्ड है। एक बैलेंसिंग होगी, तो इसलिए मैं कहूंगा उसको फैड पे फैड रहने दो। दो चार यूथ सेंट्रिक हैं जो वीडियो गेम खेल रहे हैं और उस उनको वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर उनको देख के पूरा बिजनेस मॉडल नहीं चेंज किया जा सकता, क्योंकि अगर मुझे इतने बड़े साइकोलॉजी वाइज भी, आप कोविड के अंदर लोग 2 साल घर पे बैठे, यू लुक एट द अमाउंट ऑफ ट्रैवल विच हैपेंड आफ्टर कोविड। तो ह्यूमन रेस घर पे बैठने के लिए नहीं बैठी है। तो अगर आप बात करें कि जो टेक्नोलॉजीज हैं जो आपको घर पे रिस्ट्रिक्ट करें, हाँ मैं मान सकता हूं आपको कन्वीनियंस चाहिए, आज आपके पास टाइम नहीं है, यू आर वेरी बिजी, आप वो कंज्यूम करना चाहोगे, लेकिन क्या वो वे ऑफ लाइफ बन जाएगा और आप कहो कि मैं घर से बाहर नहीं जा रहा हूं और हर चीज मेरे को घर पे चाहिए? मतलब अगर जोमेटो आ गया है, ब्लिंकिट आ गया है, तो क्या आप रेस्टोरेंट जाना बंद कर देंगे? रेस्टोरेंट का जो एक्सपीरियंस है और फूड डिलीवरी का जो एक्सपीरियंस है काफ़ी अलग है, एंड आई थिंक दोनों को स्केल अप करना चाहिए रादर देन सेइंग कि नहीं अब तो सब घर पे ही खाना बनाएंगे। मतलब सिनेमा जाके मूवी देखने का एक्सपीरियंस, नेटफ्लिक्स पे मूवी देखने का एक्सपीरियंस अलग है और दोनों को हमें बैलेंस करना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि विच वन इज़ बेटर, बट लेकिन हमें अडॉप्शन कर्व को साथ साथ पढ़ते रहना चाहिए, विच इज़ अ ग्रेट लर्निंग फॉर अस। मैं ये हमेशा मानता हूँ कि कुछ मार्केट को जब सेगमेंट करते हो, और आपने 20 करोड़ लोगों की मार्केट को देखा है, एक होता है चाइनीज मार्केट, लो प्राइस लो क्वालिटी, एक हो गया वैल्यू फॉर मनी मार्केट विच इज़ हाई क्वालिटी लो प्राइस या एवरेज प्राइस, एक हो गया अपॉर्चुनिस्टिक मार्केट, वेरी हाई प्राइस बट एवरेज क्वालिटी, एक हो गया प्रीमियम मार्केट, हाई प्राइस हाई क्वालिटी, दोनों चीज़ें हाई हैं। आप अपने आप को जैसे आप देखो कि 199 से 499 की एक रेंज है जहाँ पे लोकल अनब्रांडेड प्लेयर काम करते हैं, या फिर एक मिड सेगमेंट रेंज हो गई जहाँ जूडियो भी आ गया, आपका खादिम्स भी आ गया, बाटा भी आ गया, रिलैक्सो भी आ गया, लिबर्टी भी आ गया जो 500 से 2000 की रेंज में काम कर रहा है, या प्रीमियम आ गया एडिडास, नाइकी, प्यूमा, स्केचर्स, वुडलैंड, ये सब 2000 से ऊपर की रेंज पे ही काम कर रहे हैं। तो ये प्राइस कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर सब अपनी अपनी पोजीशन बना रहे थे, लेकिन इधर मैंने हाल ही में थोड़ा देखा, ध्यान दिया कि एडिडास और रीबॉक जैसे ब्रांड ये धीमे धीमे 1000 रुपये वाली कैटेगरी में भी एंटर करना शुरू कर रहे हैं। तो ऐसी वाली मार्केट के अंदर आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, और अब ये अपनी मार्केट को छोड़ के 1000-1200 वाली मार्केट को डोमिनेट करेंगे नहीं करेंगे, आपको क्या फ्यूचर दिख रहा है? थोड़ा सा इसको ब्रॉड लेवल पे डिस्कस करते हैं। और मैं आप एज ए कंज्यूमर समझता हूँ, अगर आप एक प्रीमियम कस्टमर हैं, मैं आपसे ही सवाल पूछता हूँ, अगर आप प्रीमियम कस्टमर हैं और आपने किसी भी एक अच्छे ब्रांड का 20,000 रुपये में जूता खरीदा और आपको थोड़े दिनों बाद पता लगेगा कि यार ये जूता 2,000 रुपये में मिल रहा है, मैं एज ए प्रीमियम कस्टमर आपसे पूछ रहा हूँ कि आप उस ब्रांड को कंज्यूम करेंगे या छोड़ देंगे? नहीं, वो प्रीमियम ब्रांड ही नहीं है। तो अगर कोई भी ब्रांड अपने आप को शिफ्ट कर रहा है कि मैं प्रीमियम से मासिफाई करना चाहता हूँ, इंडिया एक ऐसी मार्केट है जहां पर यू नीड टू चूज योर पॉकेट, और अगर आप एक ब्रांड से सब कुछ करना चाहोगे, मतलब अगर आप मैं बात करूं एप्पल फोन कल 10,000 रुपये में मिलेगा तो आधे एप्पल के यूजर छोड़ के चले जाएंगे। करेक्ट, पोजिशनिंग बहुत बड़ी चीज़ है। एमआई का फ़ोन 2 लाख में नहीं बिक सकता, एप्पल का फ़ोन 20,000 में नहीं बिक सकता। करेक्ट। तो अगर आपको लग रहा है, मेरे हिसाब से ये मेरा मानना है एंड आई कांट बी जज, हर एक कोई अपना बिजनेस डिसीजन सही लेता है, एनी प्रीमियम ब्रांड अगर वो मास प्राइसिंग के ऊपर आ जाएंगे तो अपने ब्रांड आइडेंटिटी को स्पॉइल कर बैठेगा। और इसीलिए अगर आप देखें, मैंने देखा रिलैक्सो जब महंगे जूते में जहाँ तो स्पार्क्स बन गया। करेक्ट, और ड्रास्टिक चेंज नहीं आ सकता, और एनी प्रीमियम ब्रांड जो मासिफाई करेगा वो भी फेल होएगा, और एक कोई बहुत ही मास ब्रांड बहुत प्रीमियम करेगा तो भी फेल होगा। सो आई थिंक सेगमेंटेशन बहुत जरूरी है, अपनी सेगमेंट पहचानना जरूरी है। करेक्ट। हाउ लवली, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ आपसे कि आपके
जो एक्चुअल पैट निकल करके आया वो अभी इस समय बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं दिखा मुझे। तो मैं इसके कॉस्ट जानना चाहता हूँ। जैसे अभी कहाँ पे ज़्यादा खर्चा हो रहा है, या तो मेरे जूतों के कंपोनेंट में अपर इनसोल, मिडसोल, आउटसोल इन सब में हो रहा है, या मेरे प्रोक्योरमेंट में हो रहा है, या मेरे इस समय फाइनेंशियल्स में मैं इस समय अपने आप को कैसे देख रहा हूँ, और अपने पैट को इम्प्रूव करने के लिए, मार्जिन्स बनाए रखने के लिए, एक्सपेंशन में अभी पीछे आपने क्या किया, आगे क्या करने वाले हैं, क्या विजन है लिबर्टी का? सो मेरा ये मानना है कि एक जो फैमिली बिजनेस और एक लेगेसी बिजनेस है, इट रिक्वायर्स अ ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन एट बिग लेवल. सो कंपनी इन लास्ट 2-3 years is focusing on that transformation, जहाँ पर हम अपनी मॉडल को एसेट लाइट कैसे करें, जो अनरेलेवेंट एसेट्स हैं उनको कैसे रिमूव करें, लेगेसी एम्प्लॉयज़ को कैसे ट्रांसफॉर्म करें टू यंगर. सो we are going through that whole transitional move where the business has to almost rejuvenate itself कि भाई हाँ, जो अगर आप आज हमने 65 साल की लेगेसी बना दी है, उसको हम वापस से 35 साल पे कैसे लेके आए. सो लॉट ऑफ वर्क, बिकॉज जो आज आपने इतने सारे लेबर फोर्स क्रिएट की, जैसे आपने मैकेनाइज किया, तो एक इमोशनल कनेक्ट बिजनेस के अंदर आ जाता है. हाउ डू यू still start looking at business as a business and remove that emotional angle, जो कि एक दिन में पॉसिबल नहीं है. तो वी आर डूइंग दैट होल ट्रांजिशन, जहां पर आप अपनी इनएफिशिएंसीज को रिमूव करते हो, ओल्ड टेक्नोलॉजीज को हटाते हो, न्यू टेक्नोलॉजीज को लेके आते हो, प्रोडक्ट को रिवैम्प करते हो, जो आपने इतनी सप्लाई चेन बनाई होती है, इररेलेवेंट प्रोडक्ट्स को रिमूव करना चालू करते हो, और एक ट्रांसफॉर्मेशन बिजनेस के अंदर लेके आते हो. और कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन आज के टाइम ओवरनाइट पॉसिबल नहीं है. यू नीड टू टेक एवरीबडी अलॉन्ग विद दैट ट्रांसफॉर्मेशन. तो हमने 2-3 साल का प्रोजेक्ट बनाया है जहाँ पर दिस ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन इज हियर, जहाँ पर एक्सपेंसेस बढ़े हुए हैं, बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग अ लॉट इनटू ट्रांसफॉर्मेशनल थिंग्स. एंड इसको हम लोग बोलते हैं वेस्ट एलिमिनेशन, करेक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं, जब लीडरशिप फंड में लोग आते हैं, एक होता है एक्रोनिम आइडियल MBA. आई मतलब इंटीग्रेशन, यानी कि 2 अलग अलग डिपार्टमेंट एक काम कर रहे थे, उसको मैं कैसे से एक कर सकूं, मेरी कॉस्ट कम हो जाए, मैं अच्छा लर्निंग, अगर आप लोग को अच्छा लगे ध्यान से सुनिए. डी मतलब डेलीगेशन, जितना काम जो है मैं कम कॉस्ट पे डेलीगेट कर सकूं, लोअर कॉस्ट पे डेलीगेट कर सकूं. जो काम 1 लाख रुपए महीने वाला आदमी कर रहा था, क्या वो 25,000 महीने वाला आदमी कर सकता है? ई मतलब एलिमिनेशन, जो अभी आपने ट्रांसफॉर्मेशन में किया, बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट को सप्लाई चेन के अंदर पीछे से जो आ रहे हैं मेरे पुरानी चीज़ें, उनको आप एलिमिनेट कर रहे हैं, और जो चीज़ आपके लिए M/V मार्जिन मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसको आप आगे लेके जा रहे हैं. IDE इंटीग्रेशन, डेलीगेशन, एलिमिनेशन. ए हो गया ऑटोमेशन, जैसे आप टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो क्या हो सकता है कि 10 आदमी का काम 1 आदमी कर सकता है, क्या मैं ऑटोमेशन कर सकता हूँ? और एल होता है लिबरेशन. लिबरेशन मतलब कौन सा काम मैं आउटसोर्स कर सकता हूँ, तो जो भी काम कोई मुझसे सस्ता या मुझसे अच्छा कर सके. लीडरशिप फनल एक ऐसा प्रोग्राम है जो मेरे लिए मंदिर में पूजा के समान है. हम समाधि में रहते हैं जब उसे करते हैं, और ऐसे ऐसे फ्रेमवर्क हम लोगों को सिखाते हैं जहाँ से लोग आगे बढ़ते हैं. मेरे को लग रहा है मेरे को भी आपके साथ ये लीडरशिप प्रोग्राम करना चाहिए. नहीं, ज़रूर, साउंडिंग ज़रूर. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. हाँ जी. आप जिस तरह से नॉलेज को इकट्ठा हम क्या सम्मिलित करते कर हैं, रहे हैं. सिंप्लीफाई करते हैं. इसका एक्सपीरियंस ही बहुत लंबा हो गया है. मैं आई एम अ सिंगल प्रोडक्ट कंपनी, आई एम अ स्टार प्रोडक्ट कंपनी, SPC, आई कॉल माई सेल्फ SPC, सिंगल प्रोडक्ट कंपनी. हमारा एक प्रोडक्ट है लीडरशिप फनल. लीडरशिप फनल के बाद हमारे यहाँ जिनका बहुत ज़्यादा रेवेन्यू होता है, उनको हम अगले प्रोडक्ट पर लेके जाते हैं. अदरवाइज आई डू नॉट लाइक टू प्रमोट एनी अदर प्रोडक्ट. एक फ्लैगशिप प्रोग्राम जिसने इतने चेंजेस, इतने रेवोल्यूशन ला दिए, तो मैं SKUs बढ़ाता ही नहीं. मुझे बहुत सारे SKUs करने नहीं है, मेरे को माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना नहीं है. मैं सिंगल प्रोडक्ट कंपनी हूँ. आई शुड बी नोन फॉर एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया. हिंदी में भारत के एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक ही बंदा है, एक ही कंपनी है, बड़ा बिजनेस है कि नहीं. उस तरह का फोकस कि इतना वैल्यू क्रिएट करें, मेक आवर कस्टमर विन. मैं आपके बिजनेस से वापस आता हूँ, अपनी तारीफ कर लेता हूँ बीच बीच में, मैं थोड़ा उसके लिए अपॉलॉजी, क्षमा चाहता हूँ. लिबर्टी में जब आप मार्जिन पे इतना ध्यान दे रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन पे भी आपने बात किया, तो मैं उसी कॉन्वर्सेशन को आगे लेके चल रहा हूँ. उस कॉन्वर्सेशन में आगे आपने पीछे बोला कि यार मैं मार्केटिंग कैंपेन पे काम किया 6 महीने से, मेरा जूता हिंदुस्तानी. अच्छा लगा मुझे. जापानी भूल जाओ, मेरा जूता हिंदुस्तानी. आप वो एस्पिरेशन बिल्ड करना चाह रहे हैं, जिसमें थोड़ा रैप है, यंग जेन ज़ी ऑडियंस के लिए आप काम करने का प्रयास कर रहे हैं, परसेप्शन बिल्ड कर रहे हैं. तो मार्केटिंग पे आप अपने रेवेन्यू को कितना % स्पेंड करते हैं, और उसका ROAS मेजर कैसे कर रहे हैं, रिटर्न ऑन एड स्पेंड कैसे मेजर कर रहे हैं? करीब अपने रेवेन्यू का हम 3 से 5% प्रतिशत मार्केटिंग पे स्पेंड करते हैं. और जहाँ तक आपने ROAS की बात की, यू नो इट्स अ एनी मार्केटियर्स चैलेंज, क्योंकि एक ब्रांड लाइफ टाइम के लिए बनती है. और मैं ऐसी प्रोडक्ट तो नहीं कर रहा हूँ कि मैंने अभी ऐड चलाई, आपने देखी तो आप उसी टाइम उठ के शॉपिंग के लिए चले जाएंगे. सो इट्स अ लॉन्ग टर्म बिल्डअप ऑन योर माइंड, और जिसका ROAS है आपको लॉन्ग टर्म में ही देखेगा. एंड आई वुड लाइक टू से दैट मोस्ट ऑफ द पीपल शुड look at marketing as a long term, or I would say very long term investment, rather than any ROAS coming in the same financial year.
ब्यूटीफुल। बिल गेट्स बोलते हैं इस बारे में, सेम थॉट प्रोसेस है, अलग शब्दों में मैं कहता हूँ ताकि मैं भी कुछ वैल्यू ऐड कर सकूँ। एक होता है कि हवा का झोंका और एक होता है सनलाइट। तो मार्केटिंग ऐसी होनी चाहिए, विच शुड बी लाइक पीआर, विच शुड बी लाइक पीआर बट मार्केटिंग, जो कि सनलाइट की तरह है, टिकी हुई है, और एक है हवा आई और चली गई, है ना? तो वो तो ये तो ऐसे तो है नहीं कि आपने जूते की ऐड करी और कस्टमर तुरंत पहुंच गया वहाँ अगर पर। आप एग्जांपल देखिए कि अगर आपने देखा होगा कि लिबर्टी इन लास्ट 5-7 years यू वुड हैव नॉट सीन मच एडवर्टाइजिंग, बट स्टिल पीपल हैव पॉजिटिव थिंग्स टू से, सस्टेन किया। लेकिन अगर आप कुछ ब्रांड्स हैं, अगर आप वो 2 साल आप एडवर्टाइज नहीं करो, आपको याद भी नहीं रहेंगे। टुडे पीपल रिमेंबर लिबर्टीज बिकॉज ऑफ इट्स रोबस्ट मार्केटिंग एंड डीप रूटेड मार्केटिंग, इमोशनल मार्केटिंग, स्टोरी टेलिंग मार्केटिंग, जहां पर वी कनेक्ट पीपल फॉर बियॉन्ड द प्रोडक्ट। जो मैं एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, हाउ डू यू कनेक्ट, मतलब अगर आज आप बात करें, सो मेनी ब्रांड्स आई डोंट इवन वांट टू नेम, जो 2 साल कुछ काम नहीं करेंगे ना तो लोग उसको भूल जाएंगे। सो ब्रांड हैज टू बी बिल्ट सो दैट यू आर रिमेंबर्ड फॉर लाइफ। दैट्स हाउ द रियल ब्रांड इज बिल्ट। और रिकॉल वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बोला जाता है डिस्क्रीट चॉइस कॉन्जॉइंट। यानी कि अगर 10 चीज़ें सामने दिख रही हूँ, मैं हर बार उस प्रोडक्ट के लिए इतना लॉयल हूँ जिसका शेल्फ ऑफ टेक बढ़े, क्योंकि मेरे को लाइफ टाइम मेरे दिमाग में रिकॉल वैल्यू रहना चाहिए। पर अगर मैं आपकी यूएसपी की बात करता हूँ, तो यूएसपी आप बार बार बोलते हैं कि भाई मेरे लिए यूएसपी है मेरा कंफर्ट। तो अगर हमारी पोजीशन देखिए, उसकी पोजीशन भी है फैशन इज कंफर्ट, मतलब फैशन इज नॉट अबाउट फैशन, बीइंग कंफर्टेबल हाई इज हील फैशन। नहीं, फैशन इज कंफर्ट, तभी आपने वो हाई हील हटा भी दिया, है ना? तो अच्छा लगा मुझे। तो लेकिन कंफर्ट के मामले में अगर मैं बात करूं, तो लिबर्टी का प्रिसिजन या रिटर्न रेट या ऑल्ट्रेशन रेट या कंप्लेंट रेट कैसा है? जैसे स्केचर्स है, नाइकी है, इन लोग के क्वालिटी में और कंफर्ट में कंपेयर करें बहुत अच्छा है। ऑफ कोर्स इनका प्राइस ही बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है। आपने कोई एसओपी रखा है कि आपने कंफर्ट के प्रिसिजन का, कि मेरा कोई जो इस समय कोई रिटर्न रेट है, या मेरा कोई ऐसा है कोई कंप्लेंट रेट है, या मेरा कोई ऐसा है कि जो मुझे एफसीआर बोलते हैं, फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन, मैं कितनी फास्ट रेजोल्यूशन करता हूँ, टर्न अराउंड टाइम है मेरा इसको लेकर के, तो इन ऐसे कोई मेट्रिक्स भी क्या आप मेजर करते हो? ये सारे मेट्रिक्स मेजर करते हैं, लेकिन मैं इसका थोड़ा ब्रॉड बेस करना चाहूँगा। सी आज जो हमारा रिटर्न रेट बढ़ा हुआ है इज बिकॉज ऑफ ऑनलाइन बिजनेस, बट कैन आई डायरेक्टली कोरिलेटेड टू द कंफर्ट ऑफ द शू? नो। तो रिटर्न एक है आज, क्योंकि एक कंज्यूमर ट्रायल कर रहा है। अगर हम बात करेंगे तो रेजोल्यूशन रेट मैं कहूँगा इमीडिएटली सॉल्व होनी चाहिए, लेकिन जितना बड़ा आपका मास कस्टमर होता चला जाएगा, कई बार रेजोल्यूशन उसी टाइम स्लो जाती है। डू यू नीड टू ऑप्टिमाइज योर सिस्टम्स टू डू दैट? फॉर श्योर यू शुड ऑप्टिमाइज द सिस्टम। लेकिन जो रिटर्न रेट एक बढ़ा हुआ है, जिसको हम 2 हिस्सों में डाइसेक्ट करें, अगर कि क्या आपकी पर प्रॉब्लम ये रिटर्न रेट ऑनलाइन में होता होगा, हाँ, ऑफलाइन में तो नहीं होगा। ऑफलाइन में नहीं होता है इतना ज़्यादा रिटर्न रेट। तो अगर मैं बात करूँ कि ऑफलाइन कस्टमर्स जो ट्रायल एंड टेस्ट करके जाता है, वो ज़्यादा रिटर्न नहीं करता, एक्सचेंज नहीं करता है, ज़्यादा कंप्लेन नहीं करता है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो अभी मेरे लिए मैट्रिक्स है कि इफ इट इज बिलो 1% ऑफ माई टोटल सेल्स, जिसके अंदर मैं सब कुछ मिला देता हूँ, ऑफलाइन ऑनलाइन, एटलीस्ट मेरे पर्सपेक्टिव के अंदर, इफ योर एक्सचेंज, क्लेम्स, रिटर्न, इफ इट इज ऑल बिलो 1%, इट इज फेयरली ओके फॉर अस। ऑफलाइन की जब आपने बात करी, आपके अभी 550 स्टोर है? करेक्ट। 550 स्टोर है। तो लिबर्टी में आप वहाँ पे एक स्टोर की प्रोडक्टिविटी के लिए कोई केपीआई आपने रखा है क्या? सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ या न्यू स्टोर सेल्स ग्रोथ, या कोई आप कैसे उसको मॉनिटर इंप्रूव करते हो? या सेल्स पर स्क्वायर फीट, रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट देखते हो, या आप मार्जिन्स पर स्क्वायर फीट देखते हो, या इन्वेंट्री टर्नओवर देखते हो, या आप स्टॉक आउट रेट चेक करते हो, या आप जो है ना, ये कौन से वाले इंपॉर्टेंट केपीआई आप अपने स्टोर्स पर रखते हो यार, ये केपीआई कंट्रोल में होने चाहिए? जो आपने केपीएस बोले वो सारे के सारे रेलेवेंट है। आई डोंट थिंक सो और इज द वर्ड, आई थिंक एंड इज द ओनली वर्ड। बट एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ बिजनेस यू लुक एट डिफरेंट केपीआईज, बट सारी की सारी इसमें इंपॉर्टेंट है ट्रैक करनी। और मेरा ऐसा मानना है कि पेयर्स में ग्रोथ ज़्यादा आनी चाहिए रादर देन जस्ट लुकिंग एट टॉप लाइन। सो आई थिंक द अनदर केपीआई वी लुक एट इट कि सिर्फ नंबर्स में नहीं देखो, उसको पेयर्स में देखो, क्योंकि अगर आप इन्फ्लेशनरी इकॉनमी के अंदर है, 5-7% तो इन्फ्लेशन ही हो जाती है। तो मेरा मानना है कि पेयर्स के अंदर हमारे को ग्रोथ को देखना चाहिए। पेयर्स मतलब नंबर ऑफ पेयर्स, मतलब नंबर अगर ऑफ पेयर्स, नंबर ऑफ पेयर्स के कितने जोड़ी जूते बिके, कितने जोड़ी जूते बिके, हाँ राइट। हाँ। तो मेरा मानना है कि लाइक टू टोटल लाइक, रेवेन्यू एक चीज हो गया, करेक्ट, और रेवेन्यू मंथ ऑन मंथ एक चीज हो गया, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड मंथ ऑन मंथ Correct. एक चीज हो गया, करेक्ट। तो जैसा मैंने बताया, सारे देखना है, लाइक टू लाइक ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली डी ग्रो नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसी दुकानें होती हैं जो डी ग्रो करती हैं, मार्केट्स शिफ्ट होते हैं, कंज्यूमर शिफ्ट होता है, ऑनलाइन शिफ्ट है। सो आई थिंक देयर आर मल्टीपल पैरामीटर्स टू लुक एट, लुकिंग एट एनी वन केपीआई
is not the right answer at that point of time. तो आपके यहाँ इन्वेंट्री टर्नओवर और स्टॉक आउट, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसको मानते हो आप रिटेल में? एक होगा इन्वेंट्री टर्नओवर, स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शन, एक होगा स्टॉक आउट, यार देखने आया कस्टमर मिला ही नहीं जूता। तो जैसे अगर आप बात करें तो हम चाहेंगे कि फुटवेयर इंडस्ट्री जब थोड़ा हाई इन्वेंट्री बिजनेस है, आइडली हम चाहते हैं कि 4 से 5 महीने की इन्वेंट्री रहे, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड 6 मंथ बिकम्स लाइक अ डेड स्टॉक, बिग शॉक कि भाई आप इसको कम करो। And we keep on thriving towards doing it because footwear is a high inventory business and we need to manage inventory very very properly। और जो आपने डिस्काउंट मैट्रिक्स की बात की, बहुत ज़्यादा सेल आउट नहीं हो पाता। और आजकल कुछ नए ट्रेंड्स भी बोलने लगे कि यार अगर आपके जो एक्सट्रीम साइजेस है कम बिकते हैं, बनाना ही क्यों है, छोड़ दो उनको, लेट बी हैप्पी विद द स्टॉक आउट। भाई जब आपको वॉल्यूम ही कम मिलने वाला है, सो दीज आर इनोवेटिव थिंग्स। कितना इस पे एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ओनली टाइम विल टेल। दीज आर डिफिकल्ट डिसीजंस टू टेक। वाइल साइकिल आप, मुझे आपकी बात से समझ में आया कि आप 100 दिन का देखते हैं लगभग, 100 दिन में जूता बिक जाना चाहिए। अगर 100 दिन से ऊपर लग रहा है तो उसका मतलब वो स्लो मूविंग कैटेगरी में आ गया है। ओके। और स्टॉक आउट के लिए आप रेडी हैं? क्योंकि मैं इतने बड़े वॉल्यूम का इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता उस चीज़ पे जो आइटम कम बिकने वाली है। स्टॉक आउट को हम 2 हिस्सों में देखना चाह रहा हूँ, जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जिसको हम कहते हैं हमारी कोर लाइंस हैं। तो अगर एक मेरी दुकान के ऊपर एवरेज करीब 500 स्टाइल्स हैं, तो मैंने आपसे बोला कि 20% ऑफ द आर्टिकल्स की 80% ऑफ द बिजनेस। तो मैं कहता हूँ यार ये 150 आर्टिकल्स है ना, इसका स्टॉक आउट नहीं होना चाहिए, इसका स्टॉक आउट नहीं होना चाहिए। बाकी जगह स्टॉक आउट है तो टेंशन मत ले, बिकॉज वी डू ऑटो रिप्लेनिशमेंट। आवर सिस्टम्स आर गियर्ड फॉर ऑटो रिप्लेनिशमेंट। हमारे पास लाइव डाटा स्टोर पे आता है एंड वी आर गियर्ड टू डू डेली रिप्लेनिशमेंट एट ऑल स्टोर्स। हर जगह लेकिन ऑप्टिमाइज है कि हर जगह डेली रिप्लेनिशमेंट पॉसिबल नहीं है कि भाई आपको लॉजिस्टिक को ऑप्टिमाइज करना है। जो हाई सेलिंग स्टोर है वहाँ डेली रिप्लेनिश, तो हमने वहाँ पर प्लान रखा हुआ है कि इफ़ यू हैव टू रिप्लेनिश 50 पेयर्स, जैसे 50 पेयर्स हुए तेरा लॉट निकल जाएगा। सो वी हैव बिल्ड सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस टू ऑप्टिमाइज द सिस्टम। और जितने भी KPIs को बैलेंस करना है, कहने को तो 2 पेयर भी भेजना आज कोरियर कॉस्ट वायबल बन सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सारी कॉस्ट कस्टमर पे लोड होती ही होती है। तो हमें एक वैल्यू, एक्सपीरियंस और बिजनेस लॉजिक को हर जगह ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। और आपका वो फॉर्मूला बहुत काम आता है, मेरे को समझ में आया वो फॉर्मूला, थ्रूपुट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, यानी कि प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, मार्जिन सॉरी। क्योंकि अगर आपका वॉल्यूम इज थ्रूपुट और मार्जिन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा और उसका मल्टीपल जिस जिसका ज़्यादा है वो वाला जूता रखना है, जिस जिसका कम है वो जूता हटाना है। दिस इज़ वेरी गुड समरी। मतलब अगर आप लोग को भी समझना है तो हम ये देख लें कि मार्जिन मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, जिसका स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शन तेज है और जिसका मार्जिन अच्छा है, या दोनों में से कोई एक चीज़ अच्छी है, लेकिन टोटल मल्टीप्लाई करने पे जिसका ज़्यादा आ रहा है वो जूता रख रहे हैं, जिसका कम आ रहा है वो हटा रहे हैं। तो हर एक दुकानों को हम गाइड करते हैं कि अपने टॉप 100 आर्टिकल्स आइडेंटिफाई कर लो, जिसके अंदर हम ऑटो रिप्लेनिशमेंट एक्टिवेट कर देते थे थ्रू कंप्यूटर। तुम्हें दिमाग ही नहीं लगाना, बिकेगा तो अपने पास जाने दो, डोंट। और हर सीजन से पहले वो टॉप 100 को आप लिस्ट को रिव्यू कर लेंगे और फिर 2-3 महीने के लिए उन आर्टिकल्स पे सीजन टाइम में अपनी प्लानिंग छोड़ दीजिए। और जो बाकी आर्टिकल्स है, न्यू अराइवल्स है, स्टॉक आउट है, उस पर टेंशन मत लो। स्टॉक आउट अगर देखना है तो सिर्फ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स उस पर देखो, क्योंकि अगर आप हर एक को ऑप्टिमाइज करने बैठे देन यू विल गो विद वेरी क्रेजीली हाई इन्वेंट्री एंड फिर वो आप मैनेज नहीं कर पाओगे। गेम ओवर है, गेम ओवर है। कैश अलग चीज़ है, मार्जिन अलग चीज़ है। कैश ही नहीं आएगा तो फंस जाएगा। बहुत बढ़िया, मेरे को बड़ा मज़ा आता है बिजनेस को समझने में, डाइसेक्ट करने में। मैं जब भागता हूँ ना तो मेरे शरीर से पसीना नहीं निकलता है, बिजनेस निकलता है। तो मजाक कर रहा हूँ। तो मैं ये बोल रहा हूँ, देखो आपके साथ MBA बट आपसे बात करके लग रहा है कि बिजनेस का, बिकॉज योर डीप रूटेड नॉलेज, और मेरे को भी इंटरेक्शन करने में मज़ा आ रहा। नहीं तो आप कई लोगों से बात करते तो इंटरेक्शन में मज़ा ही नहीं आता, बिकॉज डेप्थ ही नहीं होती है कॉन्वर्सेशन में। ओवरव्यू आप कितनी पर अपनी हिस्ट्री बताओगे और कितना अपना से मार्केटिंग कीपसेक बात करोगे। आपके साथ जो बिजनेस में रियल नुएंसेस है वो बात करने में मजा आ रहा है। हाँ, नहीं एक्चुअली क्या है, लोग कई बार गलती से मुझे मोटिवेशनल स्पीकर समझ लेते हैं और वो जानते नहीं है कि बट यू आर मोटिवेटिंग मी इनफ टू लर्न फ्रॉम यू। ना थैंक यू नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन एज कोर पर्सनली आई एम एन एंटरप्रेन्योर। आई रन अबाउट 21 कंपनीज जो आइडिया टू IPO में लेके जाता हूँ। आज हम लोग लंच पे बैठ के बात भी कर रहे थे, जिनमें मेरा स्टेक है और जिन लोग को हम हैंड होल्ड करके बिल्ड करके लेके जाते हैं। ये लीडरशिप फनल से हम लोग सिलेक्ट करते हैं। पर मैं बात कर रहा था आपके साथ, पूरी MBA तब तक पूरी नहीं होगी। आपके यहाँ से आगे के हिस्से की मैंने काफ़ी बातचीत कर ली है। वैल्यू चेन अगर देखें पूरी, आगे के हिस्से की बहुत बात कर ली, डिस्ट्रीब्यूटर की भी, रिटेल की भी, फ्रेंचाइज की भी, सबकी, आपके अपनी कंपनी की भी, ब्रांडिंग की, पोजिशनिंग की, थोड़ी मैन्युफैक्चरिंग की बात करी। थोड़ा पीछे लेके जाना चाहता हूँ। सप्लायर्स को पकड़ते हैं,
इस सप्लायर्स के साथ रिश्ते कैसे रहे हैं आपके? 1, इनके साथ क्या मैट्रिक्स आप प्लान करते हो, कैसे रखते हो? स्टिकीनेस कैसे सप्लायर के साथ रखते हो? 2, इनके साथ क्वालिटी डिफेक्ट्स आप कैसे मेजर करते हो? कोई सप्लायर का क्वालिटी खराब है, मेरा अगर टमाटर सड़ा हुआ आ गया तो टोमेटो केचप अच्छी बन ही नहीं सकती। टमाटर ही ठीक नहीं है तो टोमेटो केचप कहाँ से ठीक बनेगी? सप्लायर का क्वालिटी डिफेक्ट परसेंटेज कैसे रखते हो? कॉस्ट वेरिएंस कैसे रखते हो? पेमेंट साइकिल पे क्या रखते हो? और ऑन टाइम डिलीवरी जब आपको चाहिए, सीजनैलिटी का टाइम है, ये जूता आपका कोर लाइंस का है, कोर लाइंस मैंने 3 बार आपसे सुना, अच्छा लगा सुन के, यहाँ पे कोर लाइंस का है और आपका मार्जिन मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी यहाँ क्वालिफाई करता है, जिसको बोलते हैं हम थ्रूपुट इनटू मल्टीप्लाइड बाय पी। तो आप इसके साथ सप्लायर को अलाइन कैसे करते हो? कितने सप्लायर्स हैं आपके और उनके साथ फिलॉसफी क्या है? सो वैसे तो फुटवेयर इंडस्ट्री में बहुत सारे रॉ मटेरियल छोटे छोटे लगते हैं, तो नंबर ऑफ सप्लायर्स वेरी कैसे कैसे लगते हैं? कौन कौन से? मतलब अगर आप ये देखें, एक सुई भी चाहिए, एक धागा भी चाहिए, एक एडेसिव भी चाहिए, एडेसिव भी 100 तरह के एडेसिव आते हैं, तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स बिजनेस जहाँ पर मतलब चमड़े को चिपकाने के लिए मटेरियल अलग है, सिंथेटिक को चिपकाने के लिए अलग है, कपड़े के लिए अलग है, सो देर आर इमेंस अमाउंट ऑफ मल्टीपल रॉ मटेरियल्स। लेकिन अगर हम बात करें तो आवर होल सप्लाई चेन इज बिल्ड ऑन ऑलमोस्ट 40 की सप्लायर्स। अच्छा। कहने को हमारे सिस्टम के अंदर 500 से भी ज़्यादा सप्लायर होंगे, लेकिन हम कहते हैं कि जो हमने आइडेंटिफाई किया कि 40 की वेंडर्स हैं जो सबसे क्रिटिकल हैं, और बाकी जगह जहाँ पर हम कहते हैं कि टाइप्स ऑफ, उसी तरह से हमने किस किस तरह के वेंडर्स हैं? क्या क्या सप्लाई करते हैं आपको? सो टिपिकली अगर हम बात देखें, एक तो सोल सप्लायर्स हो जाते हैं जो आपकी कोर सोल, अगर आप जूते के कंपोनेंट को समझेंगे तो सोल सप्लायर्स हैं, अपर मटेरियल सप्लायर्स हैं, एक पैकेजिंग सप्लायर्स हैं, और कुछ एडेसिव और फिनिशेस होते हैं जो आपके जूते का कोर एसेंस करते हैं। बाकी जो हम एंसिलरी है, जो छोटे मोटे चीज़ें जहाँ आपकी डिफरेंशिएटर नहीं बनते हैं, तो इन सप्लायर्स को आपको एक फैमिली की तरह ग्रूम करना पड़ता है, वेयर दे स्टैंड बाय यू इन ऑल द टफ टाइम्स और ऑल द गुड टाइम्स ऑल्सो। तो इनको आप बिल्ड करते हो, और इनके साथ आपकी जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल है वो ऑलमोस्ट 6 महीने बिफोर द प्रोडक्ट इज लॉन्च चालू हो जाती है, बिकॉज क्योंकि उनको बनाना है, उनको बनाना है, उनको उनको बनाना है procure करना फ्रॉम द रॉ मटेरियल लेवल। तो और जूते के अंदर जो प्रिसीजन आपको चाहिए, क्योंकि जैसे आप स्टाइल बदलते हो तो छोटी सी छोटी चीज़ें भी बदल जाती है। मतलब अगर आपने सिर्फ रंग बदला तो धागे का रंग भी बदलना है, और उससे मैचिंग एक्सेसरी सारी कन्वर्ट होनी। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर टू पुट द प्रोडक्ट टुगेदर। और हमारा जो प्रिक्योरमेंट साइकिल है एटलीस्ट फॉर न्यू प्रोडक्ट्स का, वो 6 महीने पुराना चला जाता है। कोर लाइन के अंदर इतना नहीं जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी है, और हमारा सिस्टम ERP गियर्ड है कि जैसे हमने प्रोडक्शन ऑर्डर डाला तो वो उसको बॉम्ब से ब्रेक करके ऑटो परचेज ऑर्डर सबके निकाल देता है। बट द बिग चैलेंज कम्स विद द न्यू प्रोडक्ट्स एंड न्यू इनोवेशन, एंड विच इज़ द कोर ऑफ द बिजनेस। तो वो हमें 6 महीने पहले चालू करनी पड़ती है, और हर एक सप्लायर्स को आपको एक पिलर की तरह करना पड़ता है। एंड बिकॉज ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स कॉन्स्टेंटली आप डेवलप कराते हो, नेगोशिएट करते हो, इनोवेट करते हो, एंड लॉट ऑफ इनोवेशन दे ऑल्सो ब्रिंग इन। भी कोई नए मटेरियल आएंगे तो सबसे पहले वो ट्रायल्स के लिए आपके पास लेके आएंगे, बिकॉज यू कांट डू सारे मटेरियल्स की R&D ऑल्सो। तो आपके सप्लायर्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ग्रेट पार्टनर इकोसिस्टम। फॉर योर R&D। एब्सोल्युटली। वो इनोवेशन पार्टनर से बन जाते हैं। पर एक सवाल है इसमें, जो सप्लायर थे आपके, ये आपके साथ एक्सक्लूसिव सप्लायर है या मल्टी ब्रांड सप्लायर्स हैं? ये सबको देते हैं? सी, आप टिपिकली देखेंगे कि सभी सप्लायर्स, अगर आप कोर रॉ मटेरियल की बात करेंगे, वो सबको देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन आपके कुछ जो कोर सप्लायर्स बन जाते हैं, जैसे कुछ 1-2 सोल मैन्युफैक्चरर हैं जो उसको आप इतना वॉल्यूम दे देते हो कि वो आपके लिए कोर सप्लायर बन जाते हैं। कुछ आपके अपर मैन्युफैक्चरर्स इतने अच्छे हो जाते हैं कि वो आपके लिए कोर सप्लायर बन जाते हैं। बट आई वुड लव टू बिल्ड कोर सप्लायर्स, बट मैं कहूँगा लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए जहाँ पर इनोवेशन, अगर वो कोर सप्लायर्स है तो फिर आपके वो इनोवेट कम करेंगे क्योंकि देयर बिजनेस इज काइंड ऑफ टेकन केयर ऑफ, तो तो थोड़ा जो रिलैक्स हो जाएगा। रिलैक्स हो अरे जाएगा। तो अनुपम जी ने माल लेना ही लेना है, क्या करना है, चलने दो। चलने दो। तो मैं चाहता हूँ कि बैलेंसिंग होनी चाहिए उसके अंदर। आपको नए नए सप्लायर्स को हमेशा स्काउट करते रहना चाहिए। अच्छा, वो सप्लायर दूसरे जूते वाले की इंटेलिजेंस भी लेके आएगा, एब्सोल्युटली। वो नई इंटेलिजेंस भी ला करके देगा हमारे को, और आपके पास compete करने के लिए आपको कुछ नई चीज़ें दिखाएगा, आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए नहीं, अदरवाइज आपके पास इनोवेशन के फनल्स कम हो जाएंगे। हाउ लवली, हाउ नाइस। मैं चाहता था कि पूरा वैल्यू चेन पकड़ें, पीछे से लेकर के अपनी फैक्ट्री से लेकर के अपने डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के अपने रिटेल तक, और अपनी ब्रांडिंग, अपनी मार्केटिंग, पोजीशनिंग, जूता कैसे बनता है, कैसे बिकता है, इंडस्ट्री कैसे काम कर रही है, टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, ऑनलाइन क्या कर रहा है। ये था
आज का हमारा MBA इन शू इंडस्ट्री, शू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। जूता पहने तो पैर में जाते हैं, लेकिन इनका धंधा दिमाग से चलता है। 60 साल की लेगेसी, 60,000 से ज़्यादा पेयर की पर डे मैन्युफैक्चरिंग और 5,500 से ज़्यादा, 6,500 से ज़्यादा आउटलेट्स पे पहुंच पाना लिबर्टी की एक लॉन्ग लीप को दिखाता है। कंपटीशन इतना है कि सिर्फ आइडिया से काम नहीं चलता है, एग्जीक्यूशन ही गेम को स्ट्रॉन्ग करता है। वरना ट्रेंड के साथ अगर नहीं चलते तो टाटा बाय बाय हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि आपने अपने इनोवेशन से, अपने एग्जीक्यूशन से मार्केट पे अपनी ग्रिप बनाए रखी। यहाँ आकर के मार्केट के अपने मंत्रस को, अपने बिजनेस के मंत्रस को शेयर करने के लिए अनुपम जी आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबसे तो मैं ये कहूँगा, ये वाली जो पॉडकास्ट की सीरीज़ है जिसको हम बोलते हैं बड़ा बिजनेस पॉडकास्ट, ये बिजनेस का वो आपको गहरा, आपको वो खाई है जहाँ से हीरे निकाल निकाल के चुन चुन के हम आप तक पहुँचाते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, इस वीडियो को एंटरप्रेन्योरशिप में जिसका इंटरेस्ट है उस तक पहुँचाने के लिए, वर्ल्ड का नंबर 1 मोस्ट सब्सक्राइब्ड एंटरप्रेन्योर यूट्यूब चैनल बनाने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। अनुपम जी आपका विशेष धन्यवाद।